हेलो डियर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी जुबैर खान दिस साइड। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नवंबर 23 एग्जामिनेशन के लिए एडवांस अकाउंटिंग की रिवीजन बैच। एंड वी ऑल नो दैट कि नवंबर 23 लास्ट अटेम्प्ट है हम लोग के ओल्ड सिलेबस का, तो हम लोगों को पूरी जान लगा देना और अच्छे नंबरों से ये अटेम्प्ट में पास करना ही है। इस रिवीजन बैच को हम लोग शुरू करें, पहले चैप्टर पे मैं आऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं कि क्या अप्रोच रहेंगे, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये रिवीजन बैच अराउंड 1 मंथ चलेगी। रेगुलरली वीडियोस आ सकते हैं, कभी कभी हो सकता है कि कुछ बीच में गैप आए, लेकिन अराउंड 1 मंथ ये रिवीजन बैच चलेंगी आप लोगों की। और इस बैच में हम लोग 100% सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं रहेगा जो हम लोग स्किप कर जाए, हम छोड़ जाए, ना पढ़े, ऐसा नहीं होगा। हम सारी चीजें यहां पर कवर करेंगे। और ये एडवांस अकाउंटिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों को ग्रुप 2 हो या ग्रुप 1 का अकाउंटिंग सब्जेक्ट हो, दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और दोनों ही ग्रुप में एक ऐसा पेपर, 2 एटलीस्ट ऐसे पेपर रहने जिसमें आपको एग्जामिनेशन आना चाहिए, इनफैक्ट 70+, 75+ आना चाहिए, ताकि आपको एग्रीगेट में प्रॉब्लम ना जाए। और एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप 2 में एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 70+ ला सकते हो। सो अच्छी तरीके से इस रिवीजन बैच का आप लोग बेनिफिट लेंगे। जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा उस चीज को आप फॉलो करेंगे। और ऐसा कोई भी कंसेप्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग यहां पे कवर करेंगे। अब जल्दी से आप लोग इस चैनल को, सीए जुबैर खान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए। फिर आपके टेलीग्राम पे कोई ग्रुप है या आप लोग के व्हाट्सएप पे ग्रुप है, आप उस पर शेयर जरूर करें कि ताकि सारे स्टूडेंट जिन लोगों की इसकी जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। इस बैच में हम लोग जो नोट्स बनाए वो नोट्स इस तरीके से बनाए बेटे कि हर चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे। जैसे कि यहां पे पहले ये 9 चैप्टर में आप लोगों को कराऊंगा। अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, फिर बायबैक, लिक्विडेशन, अमल कमीशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हम लोग सारे के सारे कवर करेंगे, सारे अकाउंटिंग से जो आप लोग ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर सब्जेक्ट में। अब आप लोगों को यहां पे ये नोट्स आप लोगों से डाउनलोड कहां से करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम के उस चैनल को आपको ज्वाइन करेंगे और वहां पे सारे के सारे जो भी नोट्स चैप्टर के रहेंगे, सारे चैप्टर के नोट्स वहां पे अपलोड होते जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज जैसे चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस चैप्टर नंबर 1 के जो आपके नोट्स है वो वहां पर है। अभी जो नोट्स है इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अभी आगे देखेंगे कि हैंड रिटन नोट्स, मतलब जो रेगुलर बैच में मैं चार्ट बनाता था वो सारे के सारे चार्ट आप लोग इस रिवीजन बैच में रहेंगे। और जो एडजस्टमेंट चैप्टर के रहते हैं वो भी आपको समराइज फॉर्म में दिए वहां पे। उसके बाद सबसे पहले रोज हम लोग चैप्टर जब शुरू करेंगे, चैप्टर के सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसका सोल्यूशन आपको ऑलरेडी मटेरियल में दिया हुआ है। मैंने उस तरीके से क्वेश्चन पिक किया जिसमें आपके लगभग सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाए और उन क्वेश्चन में हम उसके बारे में डिस्कस भी कर सके। और क्लियर कंसाइज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके नोट्स इस तरीके से बनाए गए समराइज फॉर्म में कि ऐसा कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे कि आपसे छूट जाए, और ऐसा भी नहीं कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा वहां पे डिस्कशन हो रहा है। आपको हर चीज वहां पे समराइज फॉर्म में कवर करी गई है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच इसलिए रहा कि अब हमारे पास 3 महीने, मतलब आपका नवंबर में एग्जामिनेशन आप लोग केवल। सो ये बात, इस बार ये बात अच्छी हुई कि आप लोग का रिजल्ट सी इंटरमीडिएट का जल्दी आ गया। सो कुछ बच्चे ऐसे जो फर्स्ट टाइम नवंबर 23 में अपीयर हो रहे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिन लोगों के 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट या उससे ज्यादा अटेम्प्ट हो गया। सो अब रिजल्ट अभी जल्दी आ गया सी इंटर का, तो आप लोग के समय है पढ़ने के लिए। सो आप लोग इस तरीके से नोट, एग्जाम ओरिएंटेड यहां पे रहेगा। एग्जाम के लिए अप्रोच है कि हम लोगों को 70+ टारगेट ये है कि 70+ आप लोग का आना ही चाहिए, 70+ आना ही आप लोगों का चाहिए। एडवांस अकाउंटिंग पर आ सकते, कोई डिफिकल्ट नहीं, आपका टारगेट 70+ ही होना चाहिए। और आप लोगों का टाइम भी बचेगा। अब टाइम कैसे, कि एक और चीज होती है, जो बच्चे ऐसे जो पहली बार नवंबर 23 में एग्जामिनेशन दे रहे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा। हम लोगों ने अभी बैच खत्म हुई है, ये खत्म होने की होगी, कुछ दिनों में खत्म होगी। सो यह हो सकता है खत्म हुए बाद वो वीडियो भी देख रहे होंगे, तो उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं। उन लोग ने रिसेंटली भी बैच करे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पिछले अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट हो गया होगा, लेकिन उससे ज्यादा अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट होगा। नवंबर 23 आपको पता है कि जैसे लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, तो आपको अगर लगता है कि नहीं सर चीजें भूल गए है ना उसको, तो यहाँ पे सारी चीज रिवाइज करेंगे। लेकिन लगता है नहीं सर
काफी कुछ भूल गए, कुछ नए क्वेश्चन ऐड एंड ऑल दैट, सो देयर इज नो कंपल्शन। लेकिन अगर आपके टाइम है तो आप चाहो तो आपके टाइम तो आप एक चीज ये कर सकते कि आप लोग वहां पे बीबी वर्चुअल की वेबसाइट पे जाके आप एडवांस अकाउंटिंग परचेस कर सकते हैं। ओके, सो दैट दिस इज फॉर नवंबर 23 एग्जामिनेशन, जो कि रेगुलर बैच एडवांस रिवीजन बैच यूट्यूब पर ही रहेगी, अपलोड लेक्चर्स यहीं पे होंगे। लेकिन अगर आप चाहे, और जरूरी नहीं कि मेरे लेक्चर खरीदो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर 2-3 अटेम्प्ट हो गए, हम लोग का क्लियर नहीं हो रहा है और हम लोगों को लगता है कि अच्छे से पढ़े नहीं थे हमने, तो हमको लगता है कि नहीं एग्जामिनेशन पे, इसमें मैं बताऊं तो 59 से 60 लेक्चर्स है इसमें, जो कि आपको लगता है कि नवंबर 23 एग्जामिनेशन आपको लगता है नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, सो आप चाहो तो इसको बीबी वर्चुअल की वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकते हैं। रेगुलर बैच की बात करो। अब मैं वापस आ जाता हूं रिविजन बैच पे। सो आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि उसका सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, समराइज फॉर्म में। ओके, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इस बैच में हम लोग पहले पूरे 9 चैप्टर इसी सीक्वेंस में आप लोग के लूंगा और इस सीक्वेंस में एक चैप्टर हम लोग करते जाएंगे, उसके बाद सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करेंगे। सो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉयज टू ऑप्शन प्लान। और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के बाद जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, अपना ओपिनियन बताइएगा और आपके जो भी फ्रेंड है सीए इंटर का जो नवंबर 23 के एग्जामिनेशन में अपियर हुए, उनसे आप वीडियो जरूर शेयर करिएगा। सो हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से सारी चीजें रिवाइज करेंगे और मेहनत अपने को बहुत करना है कि भाई नवंबर 23 हमारा लास्ट अटेम्प्ट, ऐसा मान लो इस बार क्लियर करना है और जल्दी से कहां पे एंटर करना है, सीए फाइनल। ओके, तो चलिए शुरू करते। इसके नोट्स आप लोग को कहां पर मिलेंगे, टेलीग्राम के चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस चैनल पे जाके आप ज्वाइन करिए, वहीं पे आगे के चैप्टर्स के भी वहां पे ही नोट्स अपलोड होते जाएंगे। ओके, अब आते हम लोग फर्स्ट चैप्टर। तो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे और अगर कोई रेगुलर बैच परचेज करना चाहता है एडवांस अकाउंटिंग की, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि बीबी वर्चुअल वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसका कंसेप्ट क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इस कंपनी के बड़े ही अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स है, ऑफिसर, जो इन लोग ऑफिसर्स है जो इनके पास काम करते। इन्फोसिस कंपनी नहीं चाहती कि ये मेरे अच्छे एम्प्लॉयज है, ये एम्प्लॉयज हमारी जॉब छोड़ के जाए। वो चाहते कि ये वांट्स टू रिटेन हाई क्वालिटी एम्प्लॉय। ये इन्फोसिस कंपनी चाहती है कि ये जो एम्प्लॉयज है हमें छोड़ के ना जाए। और ये इन्फोसिस कंपनी के एम्प्लॉय पे नजर है। किसकी नजर है? वहीं पे विप्रो कंपनी और टीसीएस कंपनी जो आईटी कंपनी से, उन्होंने बोले अरे वाह वाह, इनके जो अच्छे एम्प्लॉयज है हमारे पास लेके, और आजकल तो भाई इन एम्प्लॉयज को अच्छा पैसा मिला तो ये तो स्विच कर जाएंगे। ये कहां चले जाएंगे? ये तो विप्रो के पास चले जाएंगे, ये टीसीएस पे चलेंगे। तो ये जो है यहां पे ये जो एम्प्लॉयज है वो स्विच कर जाएंगे। तो भाई इन्फोसिस कंपनी सपोज चाहती है कि भाई मेरे ये अच्छे एम्प्लॉयज है ये मुझे छोड़ के ना जाए, तो उसने इन लोगों को अच्छी सैलरी दिया। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखेंगे, इसने क्या किया, सैलरी दिया, एम्प्लॉयज को पैसा दिया, उसके बाद उनको पेड लीव देता है, सिक लीव देता है, इंश्योरेंस भी करा के देता है। लेकिन ये एम्प्लॉय कहते ये दिल मांगे मोर, और वो कहते कि नहीं 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 हमें और चाहिए। तो भाई इन्फोसिस कंपनी सोचने लगी कि इन्हें ऐसा क्या दे कि एम्प्लॉयज ये हमारी जॉब छोड़ के ना जाए। तो उन लोगों ने कहा चलो एक काम करते, ये हमारे पास जॉब भी करे, हमारे पास रहे भी, और हम लोग इन लोगों को ऐसा ऑफर दे कि हमारी जॉब छोड़ के ना जाए। तो रिटेन करना वो चाहता है। तो इन्फोसिस कंपनी कहती है, सपोज मैं इन्फोसिस कंपनी, आप हो एम्प्लॉय, सपोज एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि सुनो 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 सुनो, अब सुनिए कि मैंने आपसे कहा आप एम्प्लॉय, आप नौकरी छोड़ के मत जाओ, आप इसी जॉब में रहो। मैं आपको सैलरी तो दे रहा हूं, इंश्योरेंस करा के दे रहा हूं, पेड लीव दे रहा हूं, सब दे रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको शेयर ऑफर करना चाहता हूं। हां, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, मैं आप ही को कह रहा हूं, मैं आपको ये शेयर का ऑफर करना चाहता हूं, और मैं कहता हूं कि आप नौकरी छोड़ के मत जाओ, और आप मेरे पास अगले एग्जाम्पल के तौर पे 2 साल 3 साल आप मेरे पास रहो, और क्या करो, अगर आप 3 साल आप रुक जाते हो तो मैं आपको ये शेयर्स दूंगा इन्फोसिस कंपनी के बड़े ही कम कीमत पे, जो मार्केट रेट है उससे भी कम कीमत पे मैं दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास रहे। तो मैंने आपको ऑफर किया, ऑफर गिवन टू द एम्प्लॉइज, ऑफर गिवन टू द एम्प्लॉइज टू परचेज एट अ फ्यूचर डेट।
मैं आज आपको शेयर्स नहीं दूंगा, मैंने आज आपको ऑफर दिया। मैं आपको शेयर्स कब दूंगा? मैंने आज आपको ऑफर दिया और मैंने कहा कि आज आपको मैं ऑफर दे रहा हूं कि आप मेरे पास 2 साल 3 साल रुको, मेरी कंपनी में जॉब करो, और जब 3 साल हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको फ्यूचर डेट पे कम कीमत पे क्या करूंगा बेटा? मैं आपको फ्यूचर डेट पे कम कीमत पे शेयर दूंगा। तो फ्यूचर डेट द शेयर ऑफ द कंपनी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस एट ए कंसेशनल प्राइस। तो मैं आपको आज ही तय कर रहा हूं कि किस कीमत पे दूंगा, और वो कंसेशनल रेट, मार्केट रेट से कम कीमत पे दूंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि मैं मोटिवेट करना चाहता हूं एम्प्लॉय को कि आप रुको मेरे पास, रिवॉर्ड एम्प्लॉयज फॉर देयर कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस। मैं आपको रिवॉर्ड देना चाहता हूं, आपका कमिटमेंट था। और जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही कंडीशन है कि 2 साल 3 साल रुको, कुछ और कंडीशन भी हो सकती है, इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा, जैसे इतने परसेंटेज प्रॉफिट कमा के दो एंड ऑल दैट, अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको कोई रिवॉर्ड देना चाहता हूं, भाई आपने अच्छा परफॉर्म करे, आप मेरे साथ इतने साल तक के रुके रहे, और वेल्थ भी क्रिएट होती है एम्प्लॉयज की। तो एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, वो तो बहुत खुश होगा, वो बोलेंगे मेरे को सैलरी तो मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे शेयर भी मिल रहे, कंपनी की ग्रोथ होंगी, आगे मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो मुझे जो कंपनी ने कम कीमत पे शेयर दी है उसकी भी तो वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। तो भाई आगे चल के एम्प्लॉयज बेचेंगे तो उसको पैसा मिलेगा। तो अब इसके अब एक ही कंसेप्ट के बारे में आगे आएंगे, मगर आज का ऐसा देखा कि बहुत सी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये क्या होता है? इसॉप, इसको शॉर्टकट इसॉप कहूंगा। बहुत सी कंपनी, एक पॉलिसी बाजार करके एक कंपनी, उन्होंने अपने एम्प्लॉय के 560 करोड़ के इसॉप एक्सपेंस, और इसॉप एक्सपेंस अभी उसके बारे में हम आगे बात करने वाले, उन्होंने अपने कंपनीज को क्या दिए? इसॉप ऑफर करे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आप लो, हम कम कीमत पे आपको ऑफर करें। इनफैक्ट जो जोमैटो ने भी 4.5 करोड़ शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को दिए थे। और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसके जो फाउंडर है दीपिंदर गोयल और पंकज चड्डा, वो जो थे, इन लोगों ने इस कंपनी को शुरू किया था, आई थिंक 2008 की बात है, जब की बात है 2008 के बनने में, जब इन लोगों ने शुरू किए थे इसको कोई और नाम से, फिर लोगों ने बाद में इसका जोमैटो नाम रखे थे। आपको सब मतलब आप तो मतलब 2005-6 के, आपको 8 की बात ख्याल भी नहीं रही। स्टिल आई रिमेंबर 2011 में सीए बना, तो 2011 में जब मैं सीए बना, तो जबकि बात मुझे ख्याल है कि उस वक्त जोमैटो ये सब इतना नहीं होता था, ऑनलाइन ऑर्डर सीजन में थे, लेकिन जोमैटो बड़ा फेमस था किस चीज के लिए? जब रिव्यू देता था, होटल्स के रिव्यू देता था। तो वहां पे ऐसा पहले ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ऐप से घर पे आ जाता था, लेकिन जब होटल्स जाते उसके रिव्यूज देता था, मेन्यू क्या रहता वो देता था, प्राइस क्या है उनके वहां पे, वो सारी चीजें उसके, वो पूरे इंडिया के होटल्स की वहां पे उसके जोमैटो की वेबसाइट पर अवेलेबल रहता। फिर बाद में डिलीवरी ये सबका शुरू करें। एनीवेज, तो जोमैटो कंपनी ने भी अपने एम्प्लॉयज को क्या दी? उसी की तरह यहाँ पे एक न्यू कंपनी जो सेकेंड हैंड कार रीसेल करती है, ये भी आपके इसका ब्रांड एम्बेसडर आई थिंक सचिन तेंदुलकर, उन लोगों ने भी अपने एम्प्लॉयज को क्या दिए? इसॉप दे रहे। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, क्यों देती है? कि हमारे एम्प्लॉय हमें छोड़ के ना जाए, हमारे पास टिके रहे, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाई, एम्प्लॉयज अच्छे होते, उनको अच्छा ऑफर आता है, वो चले जाते कई बार। ओके, अब अपन इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके, अकाउंटिंग में मैं थोड़ी देर पे आता हूं, लेकिन ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपके पास है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल से, ये सारी चीज आपके पास है। सिर्फ आपको मेरी बातों को ध्यान से क्या करना है बच्चों? ध्यान से मेरी बातों को आपको सुनना रहेगा। सो चलिए, सबसे पहले अपन आते हैं कि कंसेप्ट के, इन्फोसिस कंपनी थी, ये इसके एम्प्लॉय, तो हमने एम्प्लॉय को बोले कि नहीं जाना नहीं, आपको हमारे पास ही रहना है। तो सपोज आज से 1 जनवरी 2022 को मैं हूं, सपोज समझाने के लिए मैं हूं इन्फोसिस कंपनी और आप हो मेरे एम्प्लॉयज। सो मैंने आपको क्या किया बच्चों? मैंने आपको ऑफर किया कि सुनो आप मेरे साथ 3 साल मेरी कंपनी में रहो। तो आप बोले अच्छा सर, हम आपके साथ 3 साल आपकी कंपनी में रहते हैं, और मैंने जब आपको आज ऑफर दिया उसे हम कहते हैं ग्रांटेड। तो आज मैंने ऑफर दिया कि आज से आप 3 साल तक मेरी कंपनी में रहो, तो मैंने कहा ग्रांट डेट, इट इज अ डेट एट विच एंटरप्राइज एंड इट्स एम्प्लॉयज अग्री टू द टर्म्स ऑफ एन एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट। वही शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान पे मैं आता हूं। तो मैंने आज आपको ऑफर दिया कि आप मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ रहो, मेरी कंपनी छोड़ के मत जाओ अगले 3 साल तक। तो मैंने आज आपको ऑफर दिया, उसको क्या कहते हैं बेटा? ग्रांट डेट। तो मैंने कहा कि मार्केट प्राइस आज क्या है? मार्केट प्राइस सपोज थी, मैंने कहा 100 रुपए, मार्केट प्राइस कितनी थी? 100 रुपए। मैंने कहा मैं आपको 70 रुपए में ऑफर दूंगा। तो अरे बहुत कम, कभी भी ऐसा भी होता है कि मार्केट प्राइस जो भी फ्री में भी दे देते हो,
फ्री में भी दे देते शेयर को, शेयर अपने एम्प्लॉइज को, उनको कहते कि हमारी कंपनी में टिके रहो। तो सपोज मार्केट प्राइस थी 100 रुपए, मैंने कहा कि आपको मैं 70 रुपीज में शेयर ऑफर करूंगा, मगर एक शर्त है मेरी आपसे, और मैंने कहा कि आपको मेरे साथ अगले 3 साल तक के रुकना पड़ेगा, आप ये कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, और अगले 3 साल तक एम्प्लॉइज को लगा आप मेरे साथ टिके रहो, इस कंपनी को छोड़ के आपको जाना नहीं है। तो मैंने आपको मार्केट प्राइस सपोज 100 रुपीज, मैंने आपको कितने में ऑफर किया, 70 में। तो मैं जब 100 रुपए की चीज को आपको मैं 70 रुपीज में ऑफर कर रहा हूं बच्चों, तो मैंने तो आपको डिस्काउंट दे दिया 30 रुपए। और प्लीज इसको शेयर डिस्काउंट जो होता है ना, उससे मत कंपेयर करना कि फेस वैल्यू से जो कम पे अपन बेचते, वो अलाउ नहीं है कंपनीज एक्ट में, मगर उसके बारे में बात नहीं करिए। मार्केट प्राइस से कंपेयर दे रहा, किससे कंपेयर दे रहा है, मार्केट प्राइस से कंपेयर दे रहा है। तो ये फेस वैल्यू से कम पे बात नहीं चली, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना, मार्केट प्राइस आपकी 100, मैं कितने में ऑफर करूं, मैं आपको 70 में ऑफर करूं, तो मैं आपको 30 रुपीज कम पे ऑफर करूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मेरे पास यहां से 3 साल तक रुकना पड़ेगा, और इस 3 साल को, ये 3 साल कोई और पीरियड भी हो सकता है, मैं समझाने के लिए आपको 3 साल कह रहा हूं। तो मैंने कहा कि आपको मेरे साथ 3 साल तक के रुकना पड़ेगा, और बच्चों इस 3 साल का हम अच्छा सा एक नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। तो ये वेस्टिंग पीरियड का मतलब इतने साल आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ रुकना पड़ेगा। कभी कभी कंडीशन भी होता है कि इतने परसेंटेज प्रॉफिट कमा के दो एंड ऑल। अभी हम आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बढ़िया से, जब अपन उसके बारे में बात करेंगे, मगर मैंने अभी कहा आपसे कि आपको मेरे साथ अगले 3 साल तक के रुकना पड़ेगा, और अगर आप मेरे साथ 3 साल तक के रुक गए तो उसके बाद में आपको समय दूंगा 6 महीने साल भर कि अब आप ये शेयर कम कीमत पे खरीद लो। तो प्री डिटरमाइंड प्राइस था कि कितने में मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब यहां पे सपोज आप 3 साल तक मेरे साथ मेरी कंपनी में जॉब करें, और उसके बाद मैंने आपको कहा अब आप चाहते हो तो ये शेयर खरीद लो कम कीमत पे, और मैं आपको समय दे रहा हूं, 6 महीने साल भर में आपको समय दे रहा हूं। तो वो जो समय दिया आपको, क्या उस समय पे आप ये शेयर खरीद सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। ओके सो अब 3 टर्म्स को अच्छे समझ लो। ग्रांट डेट मतलब जिस दिन मैंने आपको ऑफर किया कि आज से शुरू होता है, अगले 3 साल तक, एग्जाम्पल 3 साल, पीरियड आगे पीछे हो सकता है, तो अगले 3 साल तक आपको मेरे साथ काम करना है। उसके बाद मैंने बोला कि जो कितने आप 3 साल तक काम, उसको मैं कह रहा हूं वेस्टिंग पीरियड। उसके बाद आपने कवर कर, उसके बाद आपको समय दिया जा रहा है कि आप ये शेयर खरीद सकते हो, तो उसके लिए 6 महीने साल भर आपको टाइम दी, और ये ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। वो एम्प्लॉय चाहे तो खरीदे, नहीं चाहे तो नहीं खरीदे, कंपल्शन नहीं है, ये ऑप्शन है। अब इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। अब इस चीज को अच्छे समझते अकाउंटिंग को। मैंने कहा कि मैं यहां पर आता हूं कि वेस्टिंग पीरियड अपने को समझ में आया कि वेस्टिंग पीरियड क्या है और एक्सरसाइज पीरियड क्या, 3 टर्म अपन ने अच्छे समझ लिए बच्चों। तो ग्रांट डेट जिस दिन ऑफर करेंगे वहां से काउंट होंगे आपके अगले 3 साल, और उसको ग्रांट डेट ऑफर गया वो अगले 3 साल जो अपने जो वेस्टिंग पीरियड है, जब तक आपको मेरी कंपनी में जॉब करें उसको वेस्टिंग पीरियड बोलते। और जब 3 साल खत्म हो गए, 3 साल जब आपके खत्म हो गए, तो उसके बाद आपको समय दिया गया 6 महीने साल भर कि आप शेयर हमारे कंपनी खरीदो, उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। ये तो 3 टर्म्स को आपने अच्छे समझ लेना। अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि जब मार्केट प्राइस थी 100 रुपीज, मैंने कितने में ऑफर किया, मैंने उसको ऑफर किया 70 में, तो मैं उनको डिस्काउंट दे रहा हूं 30 रुपए का, तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन डिस्काउंट। किस नाम से बुलाते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं ऑप्शन डिस्काउंट। ऑप्शन डिस्काउंट कितने रुपीज है यहाँ पे, 30 रुपीज है ऑप्शन डिस्काउंट। अब इसको अच्छे समझ, वी ऑल नो दैट कंजर्वेटिज्म अप्रोच। आपको सबको पता है कि 100 रुपए जो मार्केट वैल्यू 100 रुपीज की चीज को मैं 70 में देने वाला, 30 रुपए का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। तो हम लोग ये जो 30 रुपीज है इसको क्या करेंगे, हम लोग ये 30 रुपीज को राइट ऑफ करना शुरू करेंगे। ये 30 रुपीज को क्या करेंगे बच्चों, राइट ऑफ करना शुरू करेंगे। और ये 30 रुपीज को जो अपन राइट ऑफ करेंगे यहाँ पे, इसको राइट ऑफ करना है, कब करना है, ये वेस्टिंग पीरियड में अपने को 30 रुपीज को राइट ऑफ करना है। तो 100 की चीज आप 70 में दे रहे हो, जो आपने 30 रुपीज जो डिस्काउंट दिए, 30 रुपीज जो डिस्काउंट दिए आप, तो ये आपको वेस्टिंग पीरियड में क्या करना है, इसको अपने को राइट ऑफ करना रहेगा। तो मैं इस वेस्टिंग पीरियड में इसको राइट ऑफ कर रहा हूं, इस वेस्टिंग पीरियड में इसको मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, राइट ऑफ कर रहा हूं। अब मैंने कहा ठीक है सर, ये वेस्टिंग पीरियड में जब मैं इसको राइट ऑफ करने वाला हूं तो कैसे राइट ऑफ करूं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता। तो 30 रुपीज को एक और चीज क्या आता है, कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि ऑप्शन डिस्काउंट टर्म तो हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन या फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोला तो दैट इज नथिंग बट ऑप्शन डिस्काउंट, वो ऑप्शन डिस्काउंट ही, ठीक है। तो कभी ये नाम से बुला सकता है। तो मैंने कहा जो 30 रुपीज इसको मेरे को राइट ऑफ करना है, चलो सर राइट ऑफ करना है, कैसे राइट ऑफ कर रहा है, इसको एसएलएम बेसिस पे राइट ऑफ कर रहा है। तो वेस्टिंग पीरियड कितने साल का बच्चों, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड, 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है, और 3 साल में मुझे क्या करना है, इसको राइट ऑफ करना है।
तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अगर मेरे को इसको वेस्टिंग पीरियड में राइट ऑफ करें स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो 30 रुपए को 3 साल में राइट ऑफ कर दो। 1 साल में कितने रुपए राइट ऑफ करना है? 10 रुपए मेरे को राइट ऑफ करना है। अब मैं आता हूं इसकी जर्नल एंट्रीज पे। अगर 30 रुपए को 3 साल में राइट ऑफ करना है तो 1 साल में कितना राइट ऑफ करना है? इसका मतलब मेरे को 1 साल में उसको राइट ऑफ करना है कितना? 10 रुपए को मेरे को 1 साल में उसको राइट ऑफ करना है। तो मैंने सोचा चलो सर 10 रुपए को 1 साल में राइट ऑफ कर। अब इसके आती है जर्नल एंट्री पे, मगर और कुछ कॉम्प्लिकेशन आने वाले वो अपन थोड़ी देर बाद बात करें। वो कॉम्प्लिकेशन है नहीं, लेकिन कुछ और एडवांस चीजें मैं आपसे बात करूं। मैंने कहा सिंपल सिंपल एंट्रीज है। सबसे पहले मेरे को ये 10 रुपए को 30 रुपए 3 साल में राइट ऑफ करा है। So in the next 3 years, I am going to write off 10 rupees. Every year, 10 rupees I am going to write off. So what entry I am going to pass? I am going to pass entry. Employee, listen carefully. Employee compensation expense account debit, 10 rupees. Employee compensation expense account debit, 10 rupees. तो मैंने क्या कहा कि employee compensation expense क्योंकि expense है, इसको write off the employee compensation expense account debit. तो ESOP outstanding. अब ध्यान से समझना। जब मैंने कहा कि employee compensation expenses जब था, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस आपके जाते ये एक्सपेंसेस है, सो इट विल गो टू पीएनएल अकाउंट। इसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर देखिए ESOP आउटस्टैंडिंग, यहां पे ध्यान से बेटा, ये ESOP आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में इसको शो करते। तो क्यों इसको रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते? तो रिजर्व एंड सरप्लस में इसको हम क्यों शो करते? तो यहां पे हमने एंट्री पास करें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग। तो ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ESOP आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस रिफ्लेक्ट होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। क्योंकि ESOP आउटस्टैंडिंग विल बी यूटिलाइज, इसको शेयर जब हम इस पर आगे इश्यू करेंगे ना, हमने अगर 3 साल हमारे पास जॉब करते तो बाद में हमको शेयर ऑफर करेंगे, तो कीमत पे करेंगे, तो उस वक्त आप देखोगे ESOP आउटस्टैंडिंग विल बी यूटिलाइज एट द टाइम व्हेन विल इशू शेयर। जब हम शेयर इशू करेंगे, जब उनको अलॉट करेंगे, उस वक्त ESOP आउटस्टैंडिंग को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। इसीलिए उसको, क्योंकि अब शेयर कहां जाता है? शेयर कैपिटल आपका शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में आता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। उसके लिए ESOP आउटस्टैंडिंग आगे यूटिलाइज होने वाला है, इसलिए इसको रिजर्व एंड सरप्लस में शेड्यूल 3 में शो करते। अब यहां पे एंट्री पास कर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट। हर साल जितने से राइट ऑफ करना है मैंने उतने से एंट्री पास किया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये एंट्री पास किया। ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो एंट्री पास हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। इसका मतलब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को यहां डेबिट किया और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया, वो क्लोज हो गया। तो मैंने पहले एंट्री पास किया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो जो ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट था मेरा, ये वैसे ये इसको मैंने तो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया, वो मेरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में रिफ्लेक्ट होगा। और ऐसी ही एंट्री नेक्स्ट ईयर पास किया, तो मैंने एंट्री पास किया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को फिर मैंने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते एंट्री पास हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। फिर हम लोग आए हम थर्ड ईयर पे, फिर थर्ड ईयर पे एंट्री पास हुई एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को अपने ट्रांसफर कर दी कहां पे? पीएनएल अकाउंट में। तो एंट्री पास हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब इस चीज को अच्छे से समझना, हर साल जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट था वो तो मेरा पीएनएल अकाउंट में चलेगा, लेकिन एक अकाउंट जिसको मैंने क्रेडिट किया ESOP आउटस्टैंडिंग, ESOP आउटस्टैंडिंग, ये तीनों साल मेरा क्रेडिट किया। इसका मतलब जब मैं तीसरे साल में आया, जब मैं तीसरा साल हो गया, जब मैं एक्सरसाइज पीरियड में आया, तो ये एंट्रीज हमने कब पास करी? ये एंट्री हम लोगों ने पास करे कब? हम लोगों ने वेस्टिंग पीरियड के वक्त हर साल ये एंट्री हमने पास करी। लेकिन हर साल जो ऑप्शन डिस्काउंट अमाउंट है ये 30 रुपए, उसको मैंने SLM बेसिस पे 3 साल में राइट ऑफ करा, और 3 साल मेरे खत्म हो जाते और मैं कहां पर आता? एक्सरसाइज पीरियड। तो जब मैं एक्सरसाइज पीरियड में यहां पर आया, अब इस खेल को अच्छे से समझना, मैं एक्सरसाइज पीरियड में यहां पर आता हूं बच्चों, और वहां पे देखता हूं कि मैंने तो 100 रुपए की चीज को एम्प्लॉय को ऑफर किया 70 रुपए में, तो मेरे पास पैसा कितना है? तो अगर नॉर्मल 100 रुपए पे बेचता, सपोज 10 रुपीज फेस वैल्यू में अज्यूम कर लेता हूं कि 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू, 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में मार्केट में बेचता, तो मेरे पैसे तो 100 रुपए आता। मैं एंट्री पास करता इस सिचुएशन में बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 90 रुपीज, ऐसी एंट्री पास करता
अगर फेस वैल्यू 10 रुपए और मार्केट में 100 रुपए और 100 रुपए में बेचता, लेकिन फेस वैल्यू अभी भी 10 ही है, मगर मैंने इसको 100 रुपीज में नहीं बेचा, मैंने एम्प्लॉयज को 70 रुपीज में बेचा, तो मैंने कम कीमत पे बेचा। मेरे पास पैसा कितना आया, 100 रुपए आया कि 70 रुपए आया, 100 आया कि 70 आया, 70 रुपीज मेरे पास आए। कितने रुपीज मेरे पास, मेरे पास 70 रुपीज मेरे पास आए। सो मैंने एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट 70 रुपीज। अब यहां पे समझना, बैंक अकाउंट डेबिट 70। अब इस पे क्या है, इस पे मैं बाद में आता हूं 2 मिनट पे। शेयर की फेस वैल्यू अज्यूम करो 10 रुपए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 10 रुपीज, और फेस वैल्यू 10 रुपए, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत 100 रुपए। तो 10 रुपए फेस वैल्यू, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी, 100 रुपीज। तो मैंने 10 रुपए फेस वैल्यू, मार्केट में उसकी वैल्यू 100 रुपए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 90 जाएगा। अब आप चिल्लाने लगे, ना 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 सर, ये आपने क्या किए, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, मार्केट में उसकी सॉरी 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, मार्केट में 100 रुपए का था, लेकिन भाई आपने तो, लेकिन 100 रुपए में आपने तो 70 में दियो, तो आप कैसे सिक्योरिटी प्रीमियम में 90 ले जा सकते हो? नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोगों को 90 रुपीज ही लेके जाना है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 थी, मार्केट में 100 रुपए कीमत है, इसका मतलब 90 रुपए ज्यादा, तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में लेके। मगर उस 100 रुपए में से आए हमारे पास 70 रुपीज ही, सर बचे हुए 30 कहां है? चिंता ना करो बेटा, बचे हुए जो 30 थे वो आपके सब आउटस्टैंडिंग में, ये 10 रुपीज, ये 10 रुपीज और ये 10 रुपीज। तो ये सब आउटस्टैंडिंग, अगर मैंने सपोज यहां पे ये सब आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाया, हर साल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए क्रेडिट कर, तो इस पे 30 रुपए का मेरा क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ। तो ये क्रेडिट बैलेंस को मैं यूटिलाइज करूंगा इस वक्त जब मैं शेयर एक्चुअल में अलॉट करता हूं एम्प्लॉइज को। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, अब मैंने ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कर लिया, तो एक ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कर लिया, तो वो अकाउंट भी क्या हो गया बच्चों, क्लोज हो गया। और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट का क्या हुआ? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट तो हमारा हर साल कहां गया, पीएनएल अकाउंट में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट हर साल गया, और सब आउटस्टैंडिंग हमारा 3 साल तक बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में रिफ्लेक्ट होता है सब आउटस्टैंडिंग। और 3 साल बाद जब हमने शेयर दिए एम्प्लॉयज को कम कीमत पे, उस वक्त जितने में हमने कम पे दी उसको हमने यूटिलाइज करे और वो अकाउंट को क्या कर दिए बच्चों, क्लोज कर दिए। तो ये होती जनरल एंट्री एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की। लेकिन इतना आसान, एंट्रीज बहुत आसान है, मगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब हम लोग इसको ये एंट्रीज यहां पर देखो, ये एंट्री समझना बेटा। पहली एंट्री, ये हर साल आपको क्या एंट्री पास कर, साल के आखिरी में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जितने से आपने राइट ऑफ उसको करना है। ठीक है, हर साल राइट ऑफ करना है उसको। अब एसएलएम बेसिस, उस पर मैं और कुछ अभी आपसे बात भी करने वाला हूं। फिर उसको मैं कहां ट्रांसफर करता हूं? सर उसको तो आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, तो पहले मैंने डेबिट किया, फिर पीएनएल में उसको ट्रांसफर कर दूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, वो हो गया क्लोज, क्योंकि आपने डेबिट करे, फिर हो गया आपने क्रेडिट करे। तो हर साल ये एंट्री आप जितने से राइट ऑफ करोगे, ये 2 एंट्री अपने को पास करना ही पड़ेगा। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, ये कहां चले जाता है? ये चले जाता है पीएनएल अकाउंट में। ये कहां जाता है? ईसॉप आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में। अच्छा, ये भी जो इंटरेस्टिंग चीज है कि ये रिजर्व एंड सरप्लस में ही क्यों जाता है। अब देखो यहां पे, अब आप खुद सोचो, इसका लॉजिक बता दो, इसको क्यों रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं? क्योंकि ये सब आउटस्टैंडिंग जो है आप यूटिलाइज करो अगेंस्ट शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। आपने यहां पे शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करो, तो आप ये सब आउटस्टैंडिंग को यूटिलाइज कर रहे हो अगेंस्ट शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। और शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम आपका शेयर होल्डर फंड का हिस्सा होता है बेटा, इसीलिए इसको रिजर्व एंड सरप्लस में ही हम लोग यहां पे दिखाते हैं एज पर शेड्यूल 3। पहले वो जमाने में इसको करंट लायबिलिटी में हुआ करता था, मगर अब उसके बाद रिजर्व कर डिपेंड, मतलब वो कितने साल बाद वो कन्वर्ट होने वाला है शेयर्स में, लेकिन उसके बाद फिर चेंज आता है शेड्यूल 3 में, रिजर्व एंड सरप्लस में बताते। ओके, तो अब यहाँ पे आपने ये पहली एंट्री ये आपकी ये रहेगी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सब आउटस्टैंडिंग, फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को आपने पीएल में ट्रांसफर करे। अब ये वाली जो एंट्री ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। ये जो थर्ड वाली एंट्री ना, इसको मैं कोई और कलर से हाईलाइट कर देता हूं, इसको मैं थोड़ी देर बाद में आपसे बात करूंगा। ठीक है, अब आपका ये आपने पहले हर साल ये 2 एंट्री पास करना है एवरी ईयर, ये हर साल वेस्टिंग पीरियड में ना, ये हर साल आपको ये एंट्री पास करना पड़ेगा। ये वेस्टिंग पीरियड में हर साल ये एंट्री पास करना पड़ेगा। अब आप जब शेयर एट द एंड, जब आप शेयर्स दोगे ना, एट द एंड जब आप शेयर्स दोगे बेटा, तो फिर आपने अभी एग्जांपल अपन दे कि 100 रुपीज का शेयर आपने 70 में दी, तो आपके पैसे कितना है 70। सो बैंक अकाउंट डेबिट 70, ओके, जितने से कम कीमत पे इस सब आउटस्टैंडिंग
तो आपने पहले ESOP आउटस्टैंडिंग हर साल आप क्रेडिट कर रहे थे और यहां पे आप यूटिलाइज कर रहे, तो उसका आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट करे। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, और आपको पता है आप इंटर के स्टूडेंट हो कि फेस वैल्यू ही लिखते हैं शेयर कैपिटल में, तो आपने यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू लिखे और बचा हुआ पूरा काम पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आ गया। लेकिन अब ये जो दो एंट्री, इसके बारे में मैं अभी आऊंगा, जो एंट्री ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, इसके बारे में मैं थोड़ी देर पे आता हूं। ठीक है, यह मैं आपको, ठीक है, ये जो दो एंट्री मैंने हाईलाइट करा, अभी मैं एक चीज आपको यहाँ पे और यहाँ पे अभी कुछ समझाने वाला आपको, ये मैं डिस्कशन करता हूं और वापस फिर मैं यहाँ पे ये दो एंट्री पे आता हूं। ठीक है, अब ध्यान से बात मेरी बात सुनो अब अच्छे समझते। इतना तो समझ गया था कि जो एक्सरसाइज प्राइस क्या है, हमारी मार्केट प्राइस क्या है। एक्सरसाइज प्राइस मतलब आपने कितने में उसको आपने दिया, ऑफर, ये ऑफर प्राइस रहते हैं ना, उसको एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। तो एक्सरसाइज प्राइस मतलब मार्केट प्राइस और ऑफर प्राइस, आपने 100 रुपए की चीज आपने 70 में दी, तो जो जितने में दी उसको एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या है, ऑफर प्राइस दैट इज एक्सरसाइज प्राइस कितना, जो बच गया दैट इज डिस्काउंट। तो आपको ये भी पता है उसका SLM बेसिस पे राइट ऑफ कर रहा है, वेस्टिंग पीरियड में राइट ऑफ कर रहा है, एंट्रीज भी हमने भी डिस्कस की। लेकिन दिक्कत है एक, और वो दिक्कत का अपन ने एक सोल्यूशन भी निकाल ली। वो मैं सोल्यूशन क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बात करूंगा, दिक्कत क्या है पहले वो भी समझ लो। अब क्या हुआ यहाँ पे, अपन थोड़े से फिगर्स कुछ लेते समझते इस चीज को। मैंने कहा 1000 इंप्लॉइज थे, ठीक है सर, 1000 इंप्लॉइज थे, ठीक है, और एक शेयर पे जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑप्शन डिस्काउंट 30 रुपीज का, तो 1000 इंप्लॉइज है, 30 रुपीज का एक शेयर पे, एक शेयर तो 1000 शेयर है, 30 रुपीज एक शेयर पे, तो हो गया 30,000 रुपीज का टोटल ऑप्शन डिस्काउंट हो गया। और 3 साल सपोज वेस्टिंग पीरियड है, तो ये 30,000 को मुझे, ये 30,000 रुपीज को मुझे राइट ऑफ करना है। क्या करना है बच्चों, ये 30,000 रुपीज को, ये 30,000 रुपीज को मुझको राइट ऑफ कर रहा है, ये 30,000 रुपीज को मुझे राइट ऑफ कर रहा है। कितने साल में राइट ऑफ कर रहे हैं, 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो मैंने कहा 30,000 रुपए को 3 साल में राइट ऑफ करना है। इसका मतलब एक साल में कितना राइट ऑफ कर रहे हैं, एक साल में मुझे उसको 10,000 रुपए राइट ऑफ करना है। तो मैंने कहा 30,000 रुपीज को मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना है। अगर 30,000 रुपीज मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना है, तो एक साल में मुझे कितना राइट ऑफ करना है, इसका मतलब एक साल में मुझे उसको 10,000 रुपए राइट ऑफ करना है। तो ठीक है, तो मैं उसको पहले साल 10,000 रुपए मैंने राइट ऑफ किया। अब मैंने कहा तो मेरे इंप्लॉइज को, सपोज 1000 इंप्लॉइज और एक इंप्लॉय को एक शेयर अपन दे रहे थे। एग्जाम्पल समझ, इजी फिगर्स लो ताकि इजीली समझ जाए आपको। तो यहां पे 1000 इंप्लॉइज से पहले साल के आखिरी में, तो आपने इतने से 10,000 रुपए से राइट ऑफ करे, और आपने यही माने थे कि नेक्स्ट ईयर भी 10,000 से राइट ऑफ करूंगा, फिर उसके बाद वाले साल भी 10,000 से राइट ऑफ करूंगा, 3 साल में 30,000 रुपए राइट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन यहां पे इस वेस्टिंग पीरियड को जो खत्म करे, उसके खत्म होने के पहले ही, 3 साल खत्म होने के पहले ही, पहले साल के बाद यहां पे क्या हो बच्चों, यहां पे 200 लोग क्या हो हमको, यह मैं बोलता कि पहले साल अपने सोचते कि इतना अपने को राइट ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन 200 लोग यहां पर क्या हो गए बच्चों, अपने उसके बाद छोड़ के अपने को चले गए। तो 100,000 में से 200 छोड़ के चले गए, तो उसको कहते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। व्हाट डू मीन बाय अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स? अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स का मतलब होता है कि वेस्टिंग पीरियड पूरा खत्म ही नहीं हुआ। मैंने क्या कहा आपसे, वेस्टिंग पीरियड पूरा खत्म ही नहीं हुआ। सो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स का मतलब कि वेस्टिंग पीरियड खत्म ही नहीं हुआ और कुछ इंप्लॉय छोड़ के चले गए। तो 1000 इंप्लॉय में से 200 इंप्लॉय सपोज छोड़ के चले गए। अब मैं आया दूसरे साल, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अब अपन जब इसको यहां पे देखो गड़बड़ हो गई। क्या हो गया, अपन ने पिछले साल सोचे थे कि 1000 इंप्लॉइज है, लेकिन 1000 में से 200 क्या हो गया बच्चों, छोड़ के चले गए। अब छोड़ के चले गए 1000 में से 200, अब क्या हुआ यहां पे अब दूसरे साल जब आप यहां पे, तो 1000 में से 200 छोड़ के चले गए, तो अब दूसरे साल जब आप यहां पर आए, तो आपने बोले कि 200 छोड़ के चले गए, तो बचे कितने बच्चों, 800। तो 800 इंप्लॉइज है, 800 इंप्लॉइज, और सपोज एक इंप्लॉय को एक शेयर दे रहे, सो 800 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर पे कितना डिस्काउंट है, 30 रुपए। सो 800 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, कितना होता है, 24,000। 800 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, कितना होता है, 24,000। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 30 करा 24,000। तो मैंने कहा मुझे ये 24,000 को 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो मेरे वर्डिंग्स को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा मुझे, पिछले साल मैंने ये कहा था कि 30,000 को 3 साल में राइट ऑफ करना है, तो एक साल में कितना, ऐसा पिछले साल का था। लेकिन मेरे पास कुछ इंप्लॉइज छोड़ के चले गए, तो इस साल मैं कहता हूं कि मुझे 24,000 को 3 साल में राइट ऑफ करना है, तो 2 साल में कितना। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, 3 साल में राइट ऑफ करना है तो 2 साल में इतना क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसीलिए कह रहे हो कि आप दूसरे साल के एंड में खड़े और आप ये सोच रहे हो
कि अगर मेरे को 24,000 रुपए 3 साल में राइट ऑफ करना था तो 2 साल में कितना कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा अगर ये 24,000 3 साल में राइट ऑफ करना है, ये 24,000 3 साल में राइट ऑफ करना है तो 2 साल में कितना, तो वापस 16,000, मतलब 2 साल के खत्म हुए तक मैंने 16,000 रुपए राइट ऑफ कर लेना चाहिए। मैंने कहा 2 साल के खत्म हुए तक मैंने 16,000 रुपए राइट ऑफ कर लेना चाहिए था, लेकिन पिछले साल मैंने 16 में से 10,000 तो पिछले साल ऑलरेडी राइट ऑफ हो गए, तो मेरे को और इस 10,000 पिछले साल ऑलरेडी राइट ऑफ हो गए, तो मुझे इस साल और कितने से राइट ऑफ करना पड़ेगा, 6,000 रुपए से ही, क्योंकि 16,000 रुपए 2 साल के आखिरी तक होना चाहिए था। 16,000 में से 10,000 पिछले साल ही राइट ऑफ कर लिया, तो इस साल कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा मेरे को, 6,000 रुपए। तो इस अब यहां पे क्यों, क्योंकि कुछ इंप्लॉयज छोड़ के चले गए, तो इतना आसान नहीं है कि मैंने बोला 30,000 3 साल तो हर साल 10-10 कर दो, सोचे तो वैसे ही थे, लेकिन कुछ इंप्लॉयज छोड़ के चले गए तो वो गड़बड़ा गया कैलकुलेशन। तो अब हमने पहले 1000 इंप्लॉयज थे, अब कितने इंप्लॉयज हो गए, 800 इंप्लॉयज हो गए। अब अगर आए यहां पे दूसरा साल खत्म हुआ तो यहां पे 800 में से फिर 100 इंप्लॉयज छोड़ के चले गए, तो 800 में से 100 इंप्लॉयज छोड़ के चले गए, तो फिर मैंने कहा तीसरे साल के आखिरी में 700 ही बचे। अब 700 बचे और एक पे डिस्काउंट 30 रुपए का, तो 700 मल्टीप्लाई बाय अगर 30 में करूं तो आता 21,000। तो मुझे 21,000 रुपए तीसरे साल मुझे पता चला कि भाई और 100 इंप्लॉय छोड़ के चले गए, तो मुझे तीसरे साल पता चला कि भाई मुझे 30,000 3 साल में राइट ऑफ नहीं करना था, ना ही तो 24,000 3 साल में, 21,000 3 साल में राइट ऑफ करना चाह। तो 21 साल अगर 3 साल में राइट ऑफ करना, और तीसरे साल के आखिरी तक मैंने पूरे 21,000 को राइट ऑफ कर देना चाहिए था, लेकिन 21,000 को राइट ऑफ कर देना चाहिए तीसरे साल के आखिरी तक, लेकिन 21 में से मैंने कितने राइट ऑफ कर चुका हूं, 21 में से मैंने ऑलरेडी पहले 10,000 और 6,000, तो ऑलरेडी मैंने ये 10,000 और 6,000 राइट ऑफ कर चुका हूं। तो 21 में से 10 और 6 16,000 ऑलरेडी पिछले सालों में राइट ऑफ कर चुका हूं, तो मुझे इस साल कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, 5,000 राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये तो दिक्कत है, हाँ दिक्कत तो है। ये एंट्री सिंपल है कि भाई एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू स्टॉप आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को पीएल में ट्रांसफर, एंट्री सिंपल है, लेकिन सर इतना आसान नहीं है। क्यों, वो इसीलिए क्योंकि हर साल एम्प्लॉयज को छोड़ के जा रहे हैं और वो वेस्टिंग पीरियड कवर नहीं कर रहे, उसे हम कहते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। तो जब एम्प्लॉयज कवर नहीं कर रहे थे, जब एम्प्लॉयज कवर नहीं कर रहे थे यहां पे वेस्टिंग पीरियड जब एम्प्लॉयज कवर नहीं कर रहे, तो फिर क्या हो रहा है यहां पे कि वेस्टिंग पीरियड जब एम्प्लॉयज कवर ही नहीं कर रहे, तो बीच में कोई छोड़ के चले जा रहे, तो हमारा जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस था उसका कैलकुलेशन चेंज हो जा रहा है। अब यहां पे 10,000 राइट ऑफ करे, 6,000 राइट ऑफ करे और 5,000 राइट ऑफ करे। अब आगे और कुछ चीज है उसको मुझे एक्सप्लेन करा, उसके बारे में मैं आता हूं। अब यहां पे ये जो कैलकुलेशन है वो और एक और चीज के बारे में मुझे यहां पे बात करना है, इसके बारे में उस पर मैं आता हूं 2 मिनट। लेकिन ऐसा कोई तरीका मैं हमेशा सोचता था कि यार बच्चों को कोई ऐसा तरीका, एक आसान तरीका मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन में एंट्रीज तो सही कर लोगे, लेकिन आप लोग अमाउंट में गड़बड़ ना करें। मैंने क्या कहा, एंट्रीज तो एग्जामिनेशन में आप सही कर लोगे, लेकिन अमाउंट लिखने में गड़बड़ ना करो। ये कैलकुलेशन बराबर होना चाहिए, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस से गलती होना, इस अमाउंट में गलती नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एक टेबल है आपके नोट्स में दिया हुआ है बेटा, हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट में बनाता हूं, और इस वर्किंग नोट में आप देखोगे यहां पे इसके 6 स्टेप है। ये 6 स्टेप अभी अपन लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 6 स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 अपन सॉल्व करेंगे, तो आपके 6 स्टेप्स में वहां पे डिस्कस करूंगा, और 6 स्टेप्स में आप वहां पे देखोगे कि कभी ऐसा होगा नहीं कि आपने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस आपको कितना राइट ऑफ करना है उसका अमाउंट गलत आए, हमेशा सही आएगा। ये मैं आपको सिखाऊंगा ये 6 स्टेप कैसे आपको फॉलो करना है। ये टेबल अपने को हर क्वेश्चन में बनाना रहेगा, और ताकि हमसे कोई गड़बड़ ना हो, कोई गलती हमसे ना हो। तो ये टेबल अभी आसान कब होगा, जब ये अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे फिगर्स रहेंगी, तो वो फिगर्स में यहां पे लिखूंगा, तो आसानी से अपना वहां पे हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। तो टेबल अपने को ये हेल्प करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल अपने को हेल्प करेगा ये चीज कैलकुलेट करने में कि अपने को हर साल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कितने से राइट ऑफ करना है। क्योंकि क्या होता है कि ये वेस्टिंग पीरियड में कई एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते, तो कैलकुलेशन चेंज हो जाता। तो ये टेबल में बराबर वो कैलकुलेशन आप कर पाओगे, अमाउंट सही आएगा, और आप सही सही क्या करोगे बेटा, वहां पे जवाब दोगे। ओके, अब वहां पे मैं आ गया तो अब यहां पे आते
कि अब मैंने कहा कि यहां पे जो आपने ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाया, मैं ये ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाता हूं, ठीक है। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कहां गया, वो गया किधर गया, हर साल वो P&L अकाउंट में चले गया। ओके, हर साल वो P&L अकाउंट में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट चलेगा। लेकिन जो ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, ये वाला जो है ना ESOP आउटस्टैंडिंग, जो आप क्रेडिट करें, तो यहां पर आपने पहले साल 10,000 रुपए से क्रेडिट करे, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर आपने नेक्स्ट ईयर उसको क्रेडिट करे, कितने से, आपने नेक्स्ट ईयर उसको फिर 6,000 रुपए से क्रेडिट करे, फिर आपने थर्ड ईयर उसको कितने से क्रेडिट करे, 5,000 रुपए से क्रेडिट करे। तो आपने 10,000 से 6,000 और 5,000 आपने उसको हर साल क्या करे, वहां पे क्रेडिट करे। तो तीसरे साल मेरे पास इसमें बैलेंस आ रहा है 21,000 रुपए बैलेंस आ रहा है, ठीक है, तीसरे साल के आखिरी में। अब क्या हुआ यहां पे कि मैंने तो पहले साल के आखिरी में सोचा था कि 1,000 इंप्लॉइज रहेंगे, वेस्टिंग पीरियड पूरा कवर करेंगे और मेरे शेयर्स खरीदेंगे कम कीमत पे। 200 छोड़ के चले गए तो फिर मेरे को लगा 800 लोग लेंगे, फिर 800 में से फिर 100 छोड़ के चले गए तो 700 ही बचे। लेकिन ये 700 ने वेस्टिंग पीरियड कवर करे, इनको ये ऑप्शन दिया गया कि वेस्टिंग पीरियड खत्म करे बाद आप क्या एक कम कीमत पे शेयर्स खरीदना चाहते हो क्या। ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। मेरी वर्डिंग ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं उनको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं। तो अगर ये 700 में से 200 ने ही सपोज एक्सरसाइज पीरियड था अब यहां पर आपका, तो एक्सरसाइज पीरियड में 3 साल तो हो गए खत्म। अभी एक्सरसाइज पीरियड में क्या हुआ कि 200 लोगों ने नहीं खरीदे और 700 में से 200 ने नहीं खरीदे, 500 ने ही खरीदे। तो भाई साहब जब मैं यहां पे ये एंट्री जब मैं यहां पे पास करता हूं, ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, तो ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट जब मैं डेबिट करूंगा, यहां पे 700 में से तो 500 इंप्लॉइज ने ही लिए ना, 200 ने वेस्टिंग पीरियड खत्म करे, लेकिन उनने खरीदना नहीं चाहे बाद में, कंपल्शन नहीं, ऑप्शन है, 500 ने खरीद लिए। तो यहां पर तो मैंने कहा कि जब मैं इसको यूटिलाइज करूंगा ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट को, जब मैं शेयर्स इनको दूंगा एक्सरसाइज पीरियड में जब वो खरीदेंगे, तो मैंने कहा 500 इंप्लॉइज 30 रुपए, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 30 किया, तो ये तो डेबिट मैंने 15,000 रुपए से किया यहां पे। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 30, सर 700 मल्टीप्लाई बाय 30 कर रहे थे, नहीं, 700 लोगों ने वेस्टिंग पीरियड खत्म करे, लेकिन 700 में से 200 ने खरीदना नहीं चाहे, तो मेरे को खरीदे कितने, 500 ने। तो 500 को ही तो मैं जब उनको शेयर अलॉट करूं तो ESOP आउटस्टैंडिंग को यूटिलाइज करा। अब यहां पे मेरा बैलेंस आ जा रहा है 6,000 रुपए का, 6,000 ही आ रहा है ना, यस 6,000 रुपए का बैलेंस आ रहा है। अब जब ये बैलेंस मेरा यहां पे 6,000 रुपए का, जब ये बच्चों ये बैलेंस आ रहा है, अब मैंने तो एक्सरसाइज पीरियड हो गया, अब क्या करूं 6,000 को, क्या ESOP आउटस्टैंडिंग को पढ़ा रहेगा हमेशा, नहीं पढ़ा रहेगा बेटा। जब एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया तो ESOP आउटस्टैंडिंग में अगर बैलेंस बचा रहा तो इसको हम ट्रांसफर कर देते जनरल रिजर्व में। क्यों जनरल रिजर्व में करते, क्योंकि जब आपने ESOP आउटस्टैंडिंग क्रिएट किए थे तो आपने P&L अकाउंट के थ्रू ही कर दिया, आपने एंट्री पास से एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस P&L नहीं गया था, तो आपने P&L अकाउंट के थ्रू ही ESOP आउटस्टैंडिंग को क्रिएट किए थे। इसीलिए एक्सरसाइज पीरियड के बाद अगर कोई एम्प्लॉय ESOP आउटस्टैंडिंग में बैलेंस रह जाता है तो वी विल ट्रांसफर इट टू विच अकाउंट, विल ट्रांसफर इट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तब आप खुद सोचो ESOP आउटस्टैंडिंग का जो बैलेंस है इसको आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे, क्या एंट्री पास करे, आपने एंट्री पास करे ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये एंट्री कब जो बैलेंस था, तो मैंने कहा था ये एंट्री में आपसे डिस्कस करूंगा। देखो ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, लेकिन तब ये एक्सरसाइज पीरियड के बाद जब इसमें बैलेंस रह जाता है ESOP आउटस्टैंडिंग, उसको हम ट्रांसफर कहां करते, जनरल रिजर्व। एक और एंट्री यहां पर भी आपको जो थर्ड नंबर की दिख रही है ESOP आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व, इसके बारे में भी आगे हम क्वेश्चन करेंगे जब मैं बात करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन होता है कि हमने फॉर एग्जांपल 5 साल का वेस्टिंग पीरियड, मेरी बात ध्यान से सुनो और ये बहुत अच्छे से अभी समझेगा जब आगे अभी मैं क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आएंगी जो मैं आपको एंट्री नंबर थर्ड बता रहा हूं। सपोज वेस्टिंग पीरियड 5 साल का, 3 साल में मैंने 2 साल में सपोज ऐसा मैं फिगर लेके समझाता हूं, 5 साल का 1 2 3 4 5, यहां पे मैंने 10,000 राइट ऑफ किया, यहां पे 10,000 राइट ऑफ किया। लेकिन दूसरे साल में कि मैं दूसरा साल खत्म हो, तीसरे साल में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, तो हमारा कैलकुलेशन बदल जाता है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस का। तो मेरे को पता चला कि 3 साल में मेरे को राइट ऑफ जो करना चाहिए था, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत छोड़ के चले गए, तो 16,000 रुपए ही 3 साल में राइट ऑफ करना चाहिए, टोटल 16,000। मैंने कहा टोटल 3 साल में 16 करना था, मैंने तो ऑलरेडी 10 और 10 20 पहले ही राइट ऑफ कर दिया, पहले ही राइट ऑफ 20 कर चुका हूं। फिर ऐसा कैसे कि तीसरे साल में एकदम से कम हो गया, तीसरे साल इसीलिए कम हो गया क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए।
तो मेरे को तीसरे साल के आखिरी तक 16,000 राइट ऑफ करा था, मैं ऑलरेडी 20 ऑलरेडी पहले ही राइट ऑफ कर चुका हूं। तो मैं जितना तीसरे साल के एंड तक जितना राइट ऑफ करना था उससे ज्यादा ऑलरेडी पहले ही मैं राइट ऑफ कर चुका हूं। तो फिर तो भाई आपने तो ज्यादा राइट ऑफ कर चुके हो, तो उस केस में आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो व्हाट एंट्री वी पास एंट्री एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, जस्ट रिवर्स इट, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू, हम उसको ट्रांसफर कहां करते थे, जनरल रिजर्व। तो इसके बारे में ज्यादा फिक्र मत करना, अभी क्वेश्चन आएगा तो कभी एक्सेस में आप उसको राइट ऑफ कर देते हो तो फिर रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे एक्सेस कब होता है इसके बारे में आगे अपन अभी बात करेंगे। तो अभी आपको इतना सिर्फ समझना है कि आपने हर साल जो राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, द बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस विल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। So at the end of in the period of exercise period, when you will allot the share, you will pass entry bank account debit, ESOP outstanding account debit to equity share capital to security premium, और हर साल ये एंट्री आपको पास करना और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को पीएल में ट्रांसफर करना रहेगा। अब एक्सरसाइज पीरियड खत्म बाद ESOP आउटस्टैंडिंग में जो भी बैलेंस है दैट विल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और कभी कभी आपने अगर बीच पीरियड में अपन देंगे ज्यादा प्रोविजन, ज्यादा आपने राइट ऑफ कर दी तो अपने को रिवर्स करना पड़ता है। रिवर्स कैसे करेंगे उसकी फिक्र मत करना, अभी आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन ऑप्शन, थोड़ा डिस्कशन और बचा है। ऑप्शन डिस्काउंट, यू नो ऑप्शन डिस्काउंट को अपने को राइट ऑफ करना था वेस्टिंग पीरियड में SLM बेसिस पे, ओके। एक्सरसाइज प्राइस आपको पता है, जो कीमत पे अपन ऑफर करें उसको एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। व्हाट इज ग्रेडेड वेस्टिंग ना, ग्रेडेड वेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला मैं आपको, जब ग्रेडेड वेस्टिंग के जब अपन बात करेंगे। अब आपको एंट्रीज मैंने बता दी और ये टेबल क्या होता है इसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में तो एंट्रीज तो पास कर लेते, लेकिन गड़बड़ कहां हो जाती है, हम लोग से ये गड़बड़ हो जाती है कि हमने अमाउंट बराबर कितने से हर साल राइट ऑफ करा है, क्या वो अमाउंट को अपन ने प्रॉपर कंसीडर करे है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्टेप्स आपको 6 स्टेप फॉलो करना है, फिर 2 साल का दे, 5 साल का, 10 साल का बोले, हर साल का बराबर अमाउंट आएगा, कितने से अपने को राइट ऑफ करना रहेगा। मैं पहले बहुत सोचता था, अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा कौन सी तरीका निकालू कि बच्चों को आसानी से हो जाए, इसमें गड़बड़ ना हो। फिर मैंने एक बैच में इन्वेंट किया, मतलब यार यही सही तरीका है। तो मैं खुद ही सोचता, फिर बच्चों को हमेशा मैं टेबल बनवाता हूँ, इससे बराबर आंसर आता है और ये अमाउंट अपने को वहां पे जर्नल एंट्री पास करते वक्त इस अमाउंट को वहां पे लिखना रहेगा। तो ये रहा हमारा डिस्कशन अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन आते, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो ये नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, उस पर जाके ज्वाइन करके आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जब डेली जब यहाँ पे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे, रेगुलरली वीडियोस अपलोड आएंगे, कभी हो सकता है कि गैप हो जाए, और आपको मगर टारगेट है कि 1 मंथ में पूरी बैच को अपन कंप्लीट करेंगे, रिवीजन बैच को, ओके। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, ओके। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहे हैं आपसे, P Limited granted option for 8,000 equity share of nominal value of ₹10 each on 1st of October 2010 at ₹80 when the market price was ₹170। आसानी से अच्छे से समझना, हर एक मेरी बात को। आपके पास नोट्स अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूं तो आप भी लिख सकते हो उसका, अगर सारी चीज प्रिंट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कोई चीज मैं लिखता हूं तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब समझना, मैंने कहा आपसे कि यहां पे 1/4 नहीं 1/4 नहीं, कब करे आपने, 1st ऑफ अक्टूबर, ठीक है, 1st ऑफ अक्टूबर 2010 को यह है ग्रांट डेट, और इस तारीख को अपन ने ऑफर करे जब मार्केट प्राइस क्वेश्चन में कहता है कि 170 की थी। तो मैंने 170 रुपीज में ऑफर किया, जब एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी उसकी, सॉरी मार्केट प्राइस 170, मैंने कितने में ऑफर किया, 80 में। ये 10 से कंफ्यूज मत हो ना, ये फेस वैल्यू 10। तो मैंने जो ऑफर किया उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस, उसको मैंने किया 80 रुपीज में। तो मैंने 170 की चीज को 80 में किया, तो बचा कितना यहाँ पे 90 रुपीज। तो 90 रुपीज ये डिस्काउंट हुआ, ऑप्शन डिस्काउंट, जो कि मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा, इसके वेस्टिंग पीरियड इसका जो रहेगा उसमें अपने को 90 रुपीज को क्या करना रहेगा बच्चों, राइट ऑफ करना रहेगा। अब इसको अच्छे समझते, ये कहते हैं कि वेस्टिंग पीरियड है 4.5 ईयर्स का। अच्छे समझ, वेस्टिंग पीरियड कितना है, 4.5 ईयर का। तो आप करें 1 अक्टूबर 2010 को 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो काउंट करो। तो पहले साल यहाँ पे 6 महीने में अपना जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2011, अभी 6 महीने में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को,
तो 6 महीने आपके, ठीक है। 1 अक्टूबर 2010 से लेके 31 मार्च 2011 पहला फाइनेंशियल ईयर जब खत्म है, लेकिन 6 महीने खत्म हुआ, ग्रांट डेट से भी 6 महीने हुए। फिर दूसरा साल यहाँ पे 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, कितने साल हो गए? 6 मंथ, 1 साल, 1 साल, 2.5 साल। फिर 31 मार्च 2013, कितने हो गए? 1 2 3, है ना, 11 12, 11 नहीं हुआ, फिर 1 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, 4.5 साल यहाँ पे। 31 मार्च 2014, नहीं कुछ गड़बड़ हुई, 1 सेकेंड, 1 अक्टूबर 2010, 11, ठीक है, 13, ठीक है, 4.5 ईयर ना, तो 6 मंथ, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है। अब ध्यान से बात मेरी बात सुनेगी बेटा। अब देखो आपसे क्या कह रहा हूं कि टोटल कितने, उसने बोला कि उसने आपसे कहा कि 4.5 ईयर टोटल है बेटा। हाँ मैं बोला ना कुछ गड़बड़ी, ये 2014 होना था, सॉरी, ये 14 और ये 15, ओके ठीक है, बराबर, आप सही हुआ। अब ध्यान से सुनो, तो यहां पे अपने को से क्या कहा बेटा कि यहां पर अपन ने कितने एम्प्लॉइज होते हैं इक्विटी शेयर? 8,000। लेकिन वो कहते हैं कि 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट ऑन 1st of December 2012। 1st of December 2012 मतलब यहां पे 1st of December 2012 को 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट, मतलब जिन्होंने वेस्टिंग पीरियड को खत्म ही नहीं करे, जिन्होंने 4.5 साल खत्म नहीं करे, बीच में ही छोड़ के चले गए। तो मुझे पहले से ये यहां पर लगा था कि 8,000 इक्विटी शेयर्स रहेंगे, यहां पर भी लगा था 8,000 इक्विटी शेयर्स रहेंगे, लेकिन वो 8,000 में से आगे 4,000 छोड़ के चले गए, तो यहां पे कितना लगा? 4,000 हो गए। तो यहां पे लगा बच्ची कि मुझे यहां पे लगा कि यहां पे कितना रहेगा वो? 8,000, यहां पे भी लगा 8,000, फिर बीच में 4,000 छोड़ के चले गए, तो 8 - 4 कितना हुआ? 4। और उसके बाद आगे कहते हैं 3,000 ऑप्शन वेर एक्सरसाइज, ओ यहां पर भी 4,000 ही रहे, यहां पर भी 4,000 ही रहे। अब ध्यान से समझना, आगे कहते हैं अपने से ये क्या हुआ? ये वाला जो पीरियड है ना, स्पेस नहीं, आई एम सॉरी, ये जो पीरियड है ना बेटा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये है वेस्टिंग पीरियड आपका। अब यहां पर जो ये वेस्टिंग पीरियड है, इसको हाईलाइट ग्रीन कलर से करें, ये वेस्टिंग पीरियड है, और यहां पे ये एक्सरसाइज पीरियड है आपका, यहां पे वो खरीदेंगे इसको। तो कितने लोगों ने खरीदे? 3,000। लेकिन यहां पे सर आपने तो वेस्टिंग पीरियड तो 4,000 लोगों ने खत्म करे, लेकिन क्या खरीदे 3? हाँ, कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है। क्या है बच्चों? ये ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। तो 4,000 में से 3,000 लोगों ने ही खरीदी। अब आप बोलेंगे चलो एंट्री पास करो। अब एंट्री आप बोलेंगे 90 रुपीज पर शेयर आप यहां पे डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना अपन डिस्काउंट दे रहे हैं यहां पे बच्चों? 90 रुपीज पर शेयर अपन डिस्काउंट दे रहे, तो बड़ा आसान है। अब कर दो मल्टीप्लाई। अरे भाई गड़बड़ हो जाएंगी, पहले साल 8 थे, फिर 8, फिर 4, फिर 4 और फिर 4, तो जो कैलकुलेशन था एसएलएम को गड़बड़ा जाएगा। आपको बराबर हर साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं एंट्रीज पे आऊं उसके पहले अपन क्या कर लेते, एक वर्किंग नोट बनाते हो जिसमें 6 स्टेप अपने को करना रहेगा। याद रखना आपका जो आने वाला अटेम्प्ट है नवंबर 23 विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीए इंटर। कसम खा लो नवंबर 23 पास करना है और सीधा अपने को न्यू सिलेबस में सीए फाइनल देना है बेटा। जान लगा दो और खूब मेहनत करो। हर को देखो सीए ना बट श्योर मस्ट अगर बहुत डिफिकल्ट है। अपने से कहीं कमी रह जाती जब भी बैक आता है ना पास भी होते ना लोग होते ना। बुरा बहुत लगता है जब रिजल्ट आता है, यार अपन रह गए, लेकिन पास भी तो होते हैं। बस अपने को ये पहचाना कि गलतियां कहां हुई और अगले अटेम्प्ट में अपने को पास करना ही। और अकाउंट्स में लिख लो, एडवांस अकाउंट में 70 के ऊपर अपने को लाना ही है, पूरी जान लगा दो। अब समझते हैं अपन कि ये 6 स्टेप्स कौन सी है। ये 6 स्टेप्स कौन सी जो मैं कह रहा हूं कि जो हर साल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस जो मेरे को राइट ऑफ करना है उसका अमाउंट में कैसे तय करूं। अब समझो वो 6 स्टेप आपके नोट्स में ऑलरेडी प्रिंटेड। अब ध्यान से समझना, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं इसको जूम कर लेता हूं एक साल, ठीक है, ये बेहतर है, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा पहले साल यहां पे कितने थे? पहले साल इधर देख लो, पहले साल 8 थे, फिर 8 थे, फिर 4 4 4 थे, ठीक है। फिर वो बीच में 4 छोड़ के चले गए। अब सुनो मेरी बात, तो मैंने कहा पहला साल नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, कितने एक्सपेक्ट करते हैं आपके ऑप्शन 31 मार्च 2011 को? 8,000 सर, ठीक है। एक पे कितना डिस्काउंट दे रहे थे कंपनसेशन एक्सपेंसेस पर ऑप्शन?
90 रुपए, दैट इज नथिंग बट डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट है पर ऑप्शन 90 रुपीज का। थर्ड स्टेप, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस कितना होगा फिर, स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2, तो मैंने कहा 8000 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट्स कम 7,20,000, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट्स कम 7,90,000, तो ये आया आपका 7,90,000 ये आपका। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि मुझको तो ये 7,20,000 रुपए राइट ऑफ करना है। कितने सालों में करना है, 4.5 ईयर्स। कितने सालों में करना है बच्चों, 4.5 ईयर। तो मैं कहता हूं कि अगर मुझे 7,20,000 4.5 साल में करना है, अभी कितना समय बीता है, अभी तो सर 6 महीने ही बीते ना, 1 अक्टूबर ग्रांड डेट थी, 6 महीने ही बीते ना। तो मैं कहता हूं अगर मुझे 7,20,000 रुपए राइट ऑफ करना है 4 साल 4.5 साल में, तो फिर हाफ ईयर में कितना, तो दैट्स 0.5। तो 7,20,000 अगर मेरे को 4.5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है तो 0.5 में कितना, क्योंकि अभी 0.5 ही गुजरा है, तो दैट इज 80,000। तो मेरे को 80,000 रुपीज राइट ऑफ करना है 6 महीने में। क्या मैंने इसके पहले कभी राइट ऑफ करा, नहीं, अरे पहले ही साल है, कहां राइट ऑफ करे। तो आपने फोर्थ मेरे 80 इसके कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली, आंसर इज नो, क्योंकि पहला साल ही ना आपने पहले इसको राइट ऑफ करे क्या, नहीं। तो यहां पर आपने इसलिए 0 लिखे। अब आपको इस साल कितना माइनस रिकॉग्नाइज करा, दैट इज स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप 5, ये होता है, ठीक। चाहो तो आप लिख लेना। तो 80,000 रुपए मेरे को राइट ऑफ करना चाहिए था इस साल के आखिरी तक, पहले साल मतलब 6 महीने में, और क्या मैंने अभी तक कुछ राइट ऑफ करा कि नहीं। तो 80 माइनस 0 इट्स विल कम 80,000। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं स्टेप। मैंने सबसे पहले देखा कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि कितने शेयर्स की वेस्टिंग पीरियड खत्म करेंगे, 8,000। एक पे डिस्काउंट कितना दे रहा हूं, 90 रुपए। So 8,000 multiplied by 90 that's come 7,20,000। 7,20,000 में मुझको 4.5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है, तो 6 महीने में कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, that's come 80,000, that's come 7,20,000 डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो that's come 80,000। तो 80,000 मेरे ये 6 महीने में राइट ऑफ हो जाना चाहिए था, 6 महीने के एंड तक ये 80,000 राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। क्या मैंने पहले कुछ राइट ऑफ कर, नहीं, पहला ही साल है भाई साहब, इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 0। तो 80,000 माइनस 0 दैट्स कम 80,000। पहले साल कितना राइट ऑफ कर, 80,000। अब मैं आता अगले साल पे, अब मैं नेक्स्ट ईयर पे आया, मैंने कहा कि वो 4,000 छोड़ के कब गए, बीच में, मतलब थर्ड ईयर में होंगे। तो नेक्स्ट ईयर भी 8,000 था, ठीक है, 90 रुपए डिस्काउंट का अमाउंट, तो 7,20,000 टोटल मेरे को राइट ऑफ करना बराबर है। टोटल मतलब 80,000 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट्स कम 7,20,000। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट्स कम 7,20,000। तो देखो 7,20,000 राइट ऑफ करना कितने साल में, 4.5 साल में। अभी कैलकुलेशन को थोड़ा समझना, मैंने कहा कि 7,20,000 मुझे राइट ऑफ करना है 4.5 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 4.5, तो अभी 1.5 साल हुआ 1.5, तो 1.5 साल तक के कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए, 7,20,000 अगर 4.5 ईयर्स में, तो फिर 1.5 ईयर्स में कितना हो जाना चाहिए, 2,40,000। इसका मतलब अभी 1.5 ईयर्स तक के मेरा 2,40,000 राइट ऑफ हो जाना चाहिए। 1.5 साल के एंड तक के मेरा 2,40,000 राइट ऑफ हो जाना चाहिए। क्या मैंने पहले कोई राइट ऑफ कहा, हाँ 2,40,000 राइट ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन पहले आपने 80 ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हो, तो दूसरे साल के एंड तक 2,40,000 राइट ऑफ हो जाना चाहिए, जिसमें से 40,000 मैं पहले ही राइट ऑफ कर चुका, सॉरी 40 या 80, जिसमें से 80 और 80,000 रुपीज मैं पहले ही राइट ऑफ कर चुका हूं। तो अगर 2,40,000 में से मैं 80,000 पहले ही राइट ऑफ कर चुका हूं, तो मुझे और कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा इस साल, 1,60,000। So 2 lakh, this step number 6 is step number 4 minus 5. So 2,40,000 minus 80,000 that's come 1,60,000. तो 2,40,000 मेरे को सेकेंड ईयर के एंड तक राइट ऑफ कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने कितना राइट ऑफ करा पिछले साल, 80। तो 1.5 साल तक मेरे 2,40,000 राइट ऑफ होना चाहिए, मैंने 80 पहले ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, तो मुझे इस साल कितना करना पड़ेगा, 1,60,000। अब मैं आता हूं तीसरे साल में। तीसरे साल भाई साहब धोखा हो गया हमारे साथ। क्या धोखा हो गया, अब धोखा ये होगा कि 8,000 में से 4,000 चले गए, तो 8 में से 4 गए तो बचे कितने, 4, 90 रुपए का डिस्काउंट, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 90, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट्स कम 3,60,000। अब यहां पे मेरे को पता चला कि नहीं 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 नहीं, नहीं सर, ये 3,60,000 को मुझे राइट ऑफ करना है 4.5 ईयर्स में, क्योंकि कुछ इंप्लॉय छोड़ के चले गए, तो ये 4.5 ईयर्स में इतने को करना है। तो अभी कितने साल हो गए, 2.5 साल हो गए ना अभी, 2.5, तो यहां पे 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5,
ये आता है आपका 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए 2.5 साल में राइट ऑफ हो जाना चाहिए। सर आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि 7,20,000 रुपीज मेरे को 4.5 साल में राइट ऑफ करना है, तो 6 महीने में कितना। फिर आपने कहे कि 7,20,000 बराबर है कि 4.5 साल में करना है, तो 1.5 साल में कितना। मगर आप यहां पर बोल रहे 3,60,000 को मेरे को 4.5 साल में राइट ऑफ करना, ऐसा क्यों? पहले तो आप 720 कह रहे थे, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 3,60,000 को मुझको राइट ऑफ करना। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, 3,60,000 को मुझको राइट ऑफ करना, 3,60,000 को मुझको राइट ऑफ करना है कितने साल में? 4.5 ईयर्स में। तो ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 8,000 में से 4,000 छोड़ के चले गए, 8,000 में से 4,000 छोड़ के चले गए बच्चों, इसीलिए यहां पे अमाउंट उसका आधा हो गया, 7,20,000 का आधा 3,60,000। अच्छा, तो कैलकुलेशन किया मैंने, 3,60,000 रुपए मुझको 4.5 साल में, तो फिर 2.5 साल में कितना है कि 2.5 ईयर्स हो गए, तो वहां पे 2 लाख। लेकिन मैंने कहा कि 2 लाख रुपए मुझको राइट ऑफ करना है, 2 लाख रुपए मुझको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो मैंने कहा कि 2 लाख रुपए मेरे को राइट ऑफ करना है कितने साल में? 2.5 ईयर्स में। आपने 2.5 साल तक के, मेरी ना जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुना, 2.5 ईयर्स तक के मुझे कितना राइट ऑफ करना? 2.5 साल तक के मुझको राइट ऑफ कर लेना चाहिए था 2 लाख रुपए। लेकिन मैंने कहा सर मैं तो ऑलरेडी पहले ये 80,000 को राइट ऑफ करा और 1,60,000 को राइट ऑफ करा, तो मेरे को 2 लाख रुपए राइट ऑफ करना चाहिए था 2.5 ईयर्स में, लेकिन मैं ऑलरेडी 80 + 160 दैट्स 240, तो मैं ऑलरेडी पहले ही राइट ऑफ कर चुका हूं। सो आउट ऑफ 2 लाख मेरे को 2 लाख राइट ऑफ था तो उसमें, लेकिन मैं ऑलरेडी पहले 80 और 160 तो ऑलरेडी पहले राइट ऑफ कर चुका हूं। इसका मतलब मैंने 240 राइट ऑफ कर चुका हूं, तो ज्यादा राइट ऑफ कर चुका हूं, तो इसलिए यहां पे नेगेटिव आ रहा है 40,000। तो नेगेटिव क्या आएगा? वो एक्सेस हो गया, एक्सेस राइट ऑफ हो गया, तो रिवर्स करना पड़ता है। रिवर्स कैसे करना पड़ता है अभी मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। अब मैं आता 4th ईयर में। अब यहां पर कितने थे अपने एक्सपेक्टेड थे कि 4.5 का वेस्टिंग पीरियड खत्म करेंगे, यहां पर भी एक्सपेक्टेड थे हमारे 4,000। कितने रुपए का डिस्काउंट? 90 रुपीज, क्योंकि अब वो 8 में से 4 चले गए, तो ऑब्वियसली वेस्टिंग पीरियड अपन एक्सपेक्ट करे थे कि 4,000 कवर करेंगे, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट्स कम 3,60,000। अब ये 3,60,000 को 4.5 ईयर्स में राइट ऑफ कर दो। अब कितने साल हो गए? 3.5, तो यहां पे 3.5 लिखो, जूम करा इसलिए दिख नहीं रहा आपको। ओके, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 3,60,000 डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 दैट्स कम 2,80,000। तो यहां पे 3.5 साल में 2,80,000 राइट ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन आपने कितना राइट ऑफ करे? आपने राइट ऑफ करे पहले 80, 160, सो 80 + 80,000 प्लस 1,60,000 माइनस ये नेगेटिव है, -40,000, -40 दैट्स कम 2 लाख। तो आप पहले कितना राइट ऑफ कर चुके? 2 लाख। तो 2,80,000 आपको 3.5 साल में राइट ऑफ कर लेना चाहिए। आपने कितना राइट ऑफ कर लिया अभी तक के? 2 लाख, क्योंकि एक्सेस राइट ऑफ करते इसको आपने रिवर्स करे, इसलिए नेगेटिव लिखा है। उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर। ओके, सो 2,80,000 माइनस 2 लाख, तो कितना आएगा? वो 80,000 से अपने को यहां पे राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब आते हैं अपन आखिरी साल में, वही 4,000 थे, 90 रुपए का डिस्काउंट, 3,60,000। तो ये 3,60,000 कैसे है? अगर 3,60,000 मुझे 4.5 साल में राइट ऑफ करना, 4.5 साल के एंड में कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए? दैट विल कम 3,60,000। अब 3,60,000 आपने पहले से कितना राइट ऑफ कर चुके? पहले अपन ने ये 80 + 160 -40 + 80, तो इसकी टोटल करो दैट्स कम 2,80,000 आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके। तो 360 में से 280 आप ऑलरेडी पहले राइट ऑफ कर चुके, तो 360 - 280 दैट्स कम 60,000। तो ये सबसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में एकदम 4.5 ईयर्स का, मगर मैंने बोला सबसे डिफिकल्ट, सबसे मैक्सिमम ईयर वाला ले लो, तो रेगुलर बैच के क्वेश्चन में एक कर दो, मतलब सबसे ज्यादा वाला ले लो, तो ये करके चले तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेशन होता है। तो ये टेबल आगे आप देखोगे जो एग्जामिनेशन में एकदम बच्चों वाले, एकदम चिल्लर मतलब चिल्लर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? एकदम इजी और इजी क्वेश्चन है आते, ठीक है। तो मगर मैंने ज्यादा पीरियड वाला जान के लिए लेकिन आप एक बार इसको समझ गए, एक बार अपने ये अमाउंट अपन ने निकाल लिया ना बेटा, तो खेल खत्म। आपने एक बार ये अमाउंट को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए तो फर्स्ट खेल खत्म। ये अपने को हर साल इतने से एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस बनाना रहेगा, खत्म हो गई बात, इतने से बनाना रहेगा। ओके, तो अब अपन आते हैं यहाँ पे, ये अपन ने देखे कि इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। 6 स्टेप अपने को हर वक्त हर क्वेश्चन में इसको करना रहेगा। जरूरी नहीं है कि इतने साल रहेंगे, डिपेंड 1.5 साल 2 साल 2.5 साल मैक्सिमम देते, उससे ज्यादा नहीं देते, मगर मैंने 4.5 ईयर्स का जान के लिया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ रहा। अब एंट्री क्या पास करेंगे इसकी? फर्स्ट ईयर ये 80,000 था, क्या एंट्री पास होगी इसकी? फर्स्ट ईयर आपका 80,000 था, नहीं 80,000 था, क्या एंट्री पास होगी? तो आपने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 80,000 टू
ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट 80,000। फिर ये कहां जाता है? P&L में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो ESOP आउटस्टैंडिंग में आपका कितना है? ESOP आउटस्टैंडिंग में आपका 80,000 रुपए रखा हुआ। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस का वो P&L में चलेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में कितना आया आपका यहाँ पे? सेकेंड ईयर में आपका आया, देखो यहाँ पे ये कितना आया था सेकेंड ईयर में आपका यहाँ पे 1,60,000। तो आपने फिर यहाँ पे एंट्री पास करे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1,60,000, सिंपल। अब यहाँ पे आपको ESOP आउटस्टैंडिंग 1,60,000 भी आ गया। अब एम्प्लॉय कंपनसेशन किधर जाता? P&L में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 1,60,000। अब थर्ड ईयर में आया बेटा, लेकिन थर्ड ईयर में क्या हुआ यहाँ पे कि 86, थर्ड ईयर में ये नेगेटिव आया, तो आपने एक्सेस में राइट ऑफ पहले कर दिया, तो आपको रिवर्स करना पड़ रहा है। तो जब ख्याल रखें, जब रिवर्स करते तो आप एंट्री रिवर्स करते एंट्री क्या पास होगी? ESOP आउटस्टैंडिंग। जब आप राइट ऑफ करके पास एंट्री एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ESOP आउटस्टैंडिंग, ना रिवर्सिंग ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। आप उसको कहां लेके जाओगे? जनरल रिजर्व में, कि जनरल रिजर्व आपका फ्री रिजर्व है, पर उसको वहां पे एडजस्ट करते। तो आपने ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 40 टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्यों आपने इसको रिवर्स करे? क्योंकि एक्सेस प्रोविजन हो गया था। अब इसके बाद अपन आए फोर्थ ईयर में, यहां पर कितने से बनाना अपने को? 80, और फिफ्थ में भी 80, तो ये 80 से बनाना है। तो आपने यहाँ पे क्या एंट्री पास करे? फोर्थ में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 80,000 टू ESOP आउटस्टैंडिंग 80,000। अब यहां पे ESOP आउटस्टैंडिंग में 80 चले गए। अब इसमें जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में जो 80 थे, where it will go to P&L account. So profit and loss account debit 80,000 to employee compensation expense account, how much? 80,000. तो P&L account debit 80,000 to employee compensation expense account, how much? 80,000. और वो employee compensation expense अब आप यहां पर अब आए लास्ट ईयर में, फिर employee compensation expense account debit ESOP outstanding account 80,000. employee compensation expense कहां गया? P&L में। So profit and loss account debit employee compensation expense account 80. अब अपन आ गए एक्सरसाइज पीरियड। तो मैं अगर यहां पे आपको समझने के लिए मैं कहता हूं, यहां पे मैंने ये बना ESOP आउटस्टैंडिंग है। अब मैंने कब कब उसको क्रेडिट किया इसको समझना। मैंने यहां पे क्रेडिट किया आपको 80, 160 और डेबिट भी किया, उसको भी लिख दूंगा, 40 से डेबिट किया 80, 160, 80, 80, 80, 80। तो मैंने क्रेडिट किया उसको 80,000, 160, 80, 80 और यहां पे भी 40 से डेबिट किया था, 40,000 से डेबिट किया था। ओके, अब यहां पे टोटल वेस्टिंग पीरियड कितने लोगों ने कितने कवर करे? 700। लेकिन अपन ने कितने मगर एक्सरसाइज कितने ने करा? यहां पे मैंने लिखा एक्सरसाइज कितने ने करा यहाँ पे 700 नहीं, सर 700 कहां से बोला मैंने? 4,000, कोई और पिछले एग्जाम्पल का बोल दिया, सॉरी। 4,000 थे, मगर एक्सरसाइज कितने ने करा? 3,000। जरूरी था वेस्टिंग पीरियड खत्म कर तो खरीदो शेयर, खरीदना पड़ेगा। दादागिरी नहीं, नो दादागिरी, कंपल्शन नहीं, ऑप्शन। तो 4,000 में से कितने ने लिए? 3,000 ने। तो अब मैंने यहां पे एंट्री पास किया, मैंने यहां लिख भी दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 इक्विटी शेयर कितने में लिए? 80 में। मार्केट प्राइस 170, ठीक है, 80 में। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 70, 2,40,000। अब कितने का डिस्काउंट? 90। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 90, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 90 वार आपका 2,70,000। इक्विटी शेयर आपका फेस वैल्यू लिखते 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना है आपका? 30,000। फिर 3,000 1,70,000 मार्केट प्राइस है, फेस वैल्यू 10, तो 1,60,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 160, दैट्स कम 4,80,000। आपने एंट्री पास करे, तो आपने तो यहाँ पे इसको 2,70,000 से ESOP आउटस्टैंडिंग आपने यहाँ पे डेबिट करे, है ना, तो 2,70,000। लेकिन तो भी ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्लोज होता नहीं है। अब जल्दी से बताओ कि भाई ये ESOP आउटस्टैंडिंग क्लोज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 4,000 शेयर्स ने वेस्टिंग पीरियड जो उन्होंने कवर कर दिया, वो 4,000 में से 3,000 नहीं एक्सरसाइज करा है, इसका मतलब 1,000 ने नहीं करा है। तो बैलेंस में बताओ कितना आएगा? इसका बैलेंस आपका आएगा, इट शुड कम 30,000। देखो आता है क्या? 80 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 80 माइनस 40 माइनस 2,70,000। ओके, इट शुड कम जस्ट, सॉरी 30 रुपीज डिस्काउंट, मैंने गलती से उसका 10 रुपए लिया। 3,000 रुपए शेयर्स थे और 30 रुपए डिस्काउंट का अमाउंट था ना, तो इट विल कम 90,000। ये 90 बैलेंस कैसा है? क्योंकि आपने यहां पे कितने लोगों ने इसको करे? जस्ट 1 मिनट, चार 4,000 शेयर्स थे, जस्ट 1 मिनट, हाउ शुड बी कम 90? एक सेकेंड, डिस्काउंट 30 नहीं था, 1,000 शेयर्स ही, सॉरी
एक सेकेंड, ये 90 कैसे है, सॉरी 1000 शेयर ही थे, 10 रुपीज का ही डेट था, लेकिन आप सर 90 रुपीज का डिस्काउंट, गलती से मैं 30 लिखा। देखो कितने शेयर से बेटा यहाँ पे एक, ये 3000 में से, ये 3000 में से 3000 नहीं कवर, 1000 ने नहीं कर, तो 1000 नहीं करे और 90 रुपीज डिस्काउंट था, सॉरी मैंने उसको गलती से 10 ले लिया था इसलिए उसको, एनीवेज ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट्स कम 90,000। ये क्यों ऐसा बैलेंस आया आपका 90,000 रुपीज का, क्यों बैलेंस आया, इसीलिए 90,000 रुपीज का बैलेंस आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों ने लिए नहीं ना, अगर ये ले लेते तो ESOP आउटस्टैंडिंग क्लोज हो जाता था। फिर मैं यहाँ पे ये नहीं बोलता कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 90 नहीं करता था, फिर सब ले लेते थे, तो मैं 4000 मल्टीप्लाई बाय 90 करता था, इसलिए बैलेंस है। तो इट विल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो व्हाट एंट्री विल पास एंट्री ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि एक्सरसाइज पीरियड खत्म हुआ। तो एक्सरसाइज पीरियड खत्म हुए बट एम्प्लॉय ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 90,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट 90,000। ओके, तो ये बैलेंस जो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना, जो बैलेंस आएगा, ये जो आ रहा था यहाँ पे जो डिस्कस किया था 6000 जो यहाँ पे वही है। ओके, सो यहां पे हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखो ये ना इंस्टीट्यूट इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, आप बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे। और अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कवर किया जो इंपॉर्टेंट और थोड़ा अलग अलग भी, और वो पूछे नहीं है, तो हो सकता है एक आधा अटेम्प्ट में आपसे कोई कुछ ऐसे जो पूछे वाले भी क्वेश्चन, कुछ ऐसे जो पूछे नहीं, आरटीपी में दिया पूछा नहीं है, ये इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में दिया है मगर पूछा नहीं, तो हो सकता है कि नवंबर 23 के अटेम्प्ट के इंतजार में और आपके अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आ जाए। ओके, अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्या कहता है आपसे यहां पे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एन एंटरप्राइज ग्रांट 10,000 स्टॉक ऑप्शन टू सीनियर एग्जीक्यूटिव कंडीशनल अपॉन द एग्जीक्यूटिव रिमेनिंग इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एंटरप्राइज अंटिल द एंड ऑफ द ईयर 3। तो उन्होंने क्या कंडीशन डाले, सीखे हम आपको 1000 स्टॉक ऑप्शन उन्होंने यहां पे ऑफर करे, लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या डाले बेटा, उन्होंने ये बोले कि भाई उनको 3 साल तक ही काम करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज प्राइस कितना बोले उन्होंने 40। अब इसको समझना अच्छे से, मैंने कहा एक्सरसाइज प्राइस ₹40, अच्छे समझना इसका। फिर आगे कहते हैं however the exercise price drops to 30 if the average earning of the enterprise increase by at least an average of 10% per over the period of 3 years। उन्होंने बोले नहीं, हम आपको 40 से भी कम पे देंगे। कितने? 40 से भी कम पे देंगे। हम आपको एक्सरसाइज प्राइस मतलब कितने में दे रहे, हम आपको 30 रुपए में दे देंगे उससे, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है इफ प्रॉफिट इंक्रीज बाय एटलीस्ट 10% एवरी ईयर। हर साल प्रॉफिट अगर 10% से बढ़ा तो हम आपको 30 रुपीज में भी दे देंगे। ठीक है, देखते आगे। अब वो कहते हैं अपने से आगे, ऑन द ग्रांट डेट द एंटरप्राइज एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शन विद एन एक्सेस प्राइस ऑफ ₹30 इफ ₹16 पर ऑप्शन। अब थोड़ा इसको अच्छे समझना, फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शन कहा उसने, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मत समझ लेना। आज ही मैंने जब आपको थ्योरी समझा रहा था इस चैप्टर की बच्चों, तो मैंने क्या कहा था आपसे, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दैट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ ऑप्शन डिस्काउंट। तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो कहता है अगर एक्सरसाइज प्राइस अगर 30 रही तो आपका ऑप्शन डिस्काउंट कितना, 16 रुपए का। उसने मार्केट प्राइस नहीं दिया, तो ठीक है, अपने को डिस्काउंट का अमाउंट पता है। तो उसने कहा अगर एक्सरसाइज प्राइस ये 30 रहा तो डिस्काउंट कितने का, 16 रुपए का। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कहता है इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज ₹40 द एंटरप्राइज एस्टिमेटेड स्टॉक ऑप्शन है फेयर वैल्यू ऑफ ₹12 पर। ये फेयर वैल्यू पर ऑप्शन है, डिस्काउंट का अमाउंट है। तो उसने कहा अगर एक्सरसाइज प्राइस अगर 40 रही तो डिस्काउंट कितना रहेगा आप लोगों का, 12 रुपए का क्या रहेगा बच्चों, 12 रुपीज का क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा। ओके, इसको अच्छे समझे। तो 12 रुपीज का मैंने क्या करा, डिस्काउंट। अब अपने को यहां पे सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई कि अगर एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपए तो डिस्काउंट बोले 12 रुपए का, और अगर एक्सरसाइज प्राइस अगर 30 रही तो डिस्काउंट कितने का, 16 रुपीज का। ओके, लेकिन अपने को एक्सरसाइज प्राइस है कितना, कब 30 रहेगा, 30 जब रहेगा एक्सरसाइज प्राइस, जब आपके नेक्स्ट 3 इयर्स में आपकी कंपनी की ग्रोथ हर साल 10% से होना चाहिए। तो अपन देखते आगे क्वेश्चन में कुछ कहेगा। अब आगे कहता है ड्यूरिंग ईयर 1 द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय 12% and the enterprise expect that the earning will continue at this rate over the next 2 years। अब रुक जागे मत पढ़ना। तो पहले साल उनको लगा कि कंपनी की ग्रोथ हुई 12% से,
और उनको लगा आगे भी इसी तरीके से कंपनी ग्रोथ करेंगी। तो पहले साल अपने को क्या लगा, पहले साल अपने को क्या लगा कि भाई साहब ये तो 10% से ज्यादा ग्रोथ हो रही है, 12% उससे ज्यादा हो रही, तो आपको 12% से ग्रोथ हुई पहले साल, और नेक्स्ट ईयर में आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपको पहले साल क्या लगा, एक्सरसाइज प्राइस कितना होना चाहिए, 30। हाँ और ना, अरे लगा नहीं लगा बोलो, अरे बोलो 30, ठीक है। तो 30 से उन लोगों को लगा बेटा, एक्सरसाइज प्राइस 30 उनको लगा, तो इसका पहले साल वही लगा कि 30 रहेगा। क्यों, क्योंकि ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा है, और अगले आने वाले 2 साल में भी वैसे भी एक्सपेक्ट करें। तो कितने का डिस्काउंट, 16 रुपए का। तो यहां पे मैंने टेबल बनाया रखो, देखो 10,000 शेयर, 16 रुपए का डिस्काउंट, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 16, 1,60,000। तो 1,60,000, 1,60,000 मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो 1 साल में कितना, क्यों ऐसा बोल रहा हूं 3 साल में, क्योंकि 3 साल वेस्टिंग पीरियड है ना। तो एक पहले साल के आखिरी तक कितना, दैट्स कम 53,333। क्या आपने पहले कोई राइट ऑफ करे, नहीं सर पहला ही साल है, नहीं करे, इसलिए यहां पे नील लिखा। तो स्टेप 4 - 5 इट विल कम 53,333। तो पहले साल इतना राइट ऑफ कर रहा, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं। अब वो कहते देयरफॉर, नहीं यहां पे पढ़ा नहीं मैंने, ओके ओके, द एंटरप्राइज therefore expect that the earning target will be achieved and hence the stock option will have an exercise of ₹30। उससे खुद नहीं बोल दिया, ठीक है। अब अपन आए दूसरे साल में, ड्यूरिंग ईयर 2 द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय 13%। दूसरे साल कितने से बढ़ी, 13% से वो बढ़ी, फिर 10% से ज्यादा, अरे क्या बात है। तो अपने को दूसरे साल भी लगा कि 30 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस देंगे, क्योंकि ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा है। सो एंड द एंटरप्राइज कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट द अर्निंग टारगेट विल बी अचीव। उसको लगा आगे भी ऐसा ही होगा, तो अभी मैं आगे बाद में पढ़ता हूं, इधर देखो। तो दूसरे साल भी आपने 10,000 ली, 16 रुपए ही डिस्काउंट ली, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस आपको कितना लग रहा है, 30 ही रहेगा, तो 16 का डिस्काउंट। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 16, 1,60,000। तो मुझे 1,60,000 रुपए राइट ऑफ करना है, कितने सालों में, 3 सालों में। तो दूसरे साल के एंड तक कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए, तो 1,60,000 मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो दूसरे साल के आखिरी तक, सेकेंड ईयर चल रहा है, दूसरे साल के आखिरी तक कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए, 1,06,666। अब आपने इतना राइट ऑफ दूसरे साल के आखिरी तक हो जाना चाहिए। ऑलरेडी आपने पिछले साल कितना राइट ऑफ करे, 53,333, आपने वहां पे लिखे। अब 1,06,667 माइनस 53,333 ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, तो स्टेप 4 - 5 इट्स कम 53,334। तो सेकेंड ईयर आपने इतना राइट ऑफ कर। अब तीसरे साल आते, फिर वो कहता है कि ड्यूरिंग ईयर 3 द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय ओनली 3%। ये क्या हुआ, पहले साल 12% से अर्निंग बढ़ी, दूसरे साल 13% से अर्निंग बढ़ी, और तीसरे साल 3% से, हम एक्सपेक्ट 10% कर रहे थे। एंड देयरफॉर द अर्निंग टारगेट वाज नॉट अचीव। द एग्जीक्यूटिव कंप्लीट्स 3 years सर्विस एंड देयरफॉर सेटिस्फाई द सर्विस कंडीशन बिकॉज द अर्निंग टारगेट वाज नॉट अचीव। द 10,000 वेस्टेड स्टॉक ऑप्शन हैव एन एक्सरसाइज ₹40। फिर तीसरे साल हमको पता चलता है हमसे गलती हो गई, इट शुड नॉट बी 30, एक्सरसाइज प्राइस शुड नॉट बी 30, इट शुड बी 40, क्योंकि वो टारगेट अचीव नहीं हुआ 3 साल का, जो हम 10% एक्सपेक्ट किए। तो अपन ने यहां पे अगर 40 है तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट कितना रहेगा बेटा, 12 रुपए। तो यहां पे 10,000 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट अब 12 हो गया, समझे। यहां पे 16 तो यहां पे कितना हो गया, 12। 10,000 मल्टीप्लाई 12, दैट्स कम 1,20,000। तो 1,20,000 मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो कितना, तो 3 साल के एंड तक कितना हो जाना चाहिए, 1,20,000। अब ऑलरेडी कितना राइट ऑफ कर, इतना 3 साल में राइट ऑफ करा 1,20,000, ऑलरेडी इतना राइट ऑफ कर चुके 53,333 एंड 53,334, टोटल कम 1,06,667। स्टेप 4 माइनस स्टेप 5, तो थर्ड ईयर में अपने को इतना राइट ऑफ करना पड़ेगा 13,333, तो टोटल ये आपको 1,20,000 है। ये टेबल से ये आसानी होती। एक बार उसमें एंट्रीज नहीं पूछा, नहीं पूछूंगा इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। यस, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट एवरी ईयर, वो एम्प्लॉय कंपनसेशन का। तो ये आप चार्ज करोगे, ये टेबल बनाना बेटा, देखो कितना आसान है टेबल बनाए, आप कैलकुलेट करके रखते तो बच्चा कंफ्यूज होगा। ये टेबल बना लिया, आपसे गलती नहीं होगी। और ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन, आई डोंट नो, शायद मटेरियल का क्वेश्चन एग्जाम का तो नहीं था शायद, कोई भी या आरटीपी का हो, कोई भी अटेम्प्ट में आप कोई अटेम्प्ट किया, अब तो ओल्ड सिलेबस में नवंबर 23 है, उसके बाद न्यू सिलेबस में तो ये चैप्टर है भी नहीं। एनीवेज, ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
3 पे बेटा क्या कहता है अपने से क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 अपने से कहता है बी लिमिटेड हैज इट शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने रुपए का शेयर है? फेस वैल्यू 10 रुपए। ऑन 1 अप्रैल 2017 द कंपनी ऑफर्ड 250 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 520 एम्प्लॉइज। समझना कितने एम्प्लॉइज थे बेटे? 520 एम्प्लॉइज थे। एक एम्प्लॉय को कितने शेयर्स ऑफर कर रहे अपन? अपन ऑफर कर रहे 250 शेयर्स। एक एम्प्लॉय को कितने शेयर्स ऑफर कर रहे अपन? अपन एक एम्प्लॉय को ऑफर कर रहे 250 शेयर। सो एक एम्प्लॉय को 250 शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। ईच यूज द वर्ड 250 शेयर्स टू ईच एक को 250 शेयर्स ऑफर कर रहे। ओके ख्याल रखना। अब यहां पे एट ₹60 पर शेयर, तो एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 60 रुपीज की। व्हेन द मार्केट प्राइस वाज ₹150, मार्केट प्राइस कितनी है? 150। तो डिस्काउंट ऑप्शन डिस्काउंट कितना? 150 माइनस 60 दैट विल कम 90। द ऑप्शन वे टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 1st of March 2013 to 31st of March 2018 to 31st of March 2018। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने दिए कब ऑफर? आपने यहां पे बात चल रही थी 1 अप्रैल 2017, आपने बोले कि यहां पर उसका एक्सरसाइज कर लेना। 1 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, साल के खत्म होने के पहले एक्सरसाइज पीरियड भी आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड आपका साल के खत्म हुए पहले ही आ गया। अब आप थोड़ा अच्छा पहले आगे पढ़ो, फिर मैं आपसे पूछूंगा और आपने सोचना क्या है। 410 employees accepted the offer and paid ₹60 per share on each share and the remaining shares left. Option left, sorry. The company closes its books on 31st March every year. You are required to show journal entries with narration as would appear in the books of B Limited for the year ended 31st March 2018 with regards to employee stock option. ठीक है, अब समझो मेरी बात। अब मेरे को क्या वो एंट्री पास करने की जरूरत है क्या? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट वाली, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस हमने नहीं एंट्री पास करी। क्यों एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस वाली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं? इसको अच्छे से समझना बेटा, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से मेरी बात समझना। कोई भी अटेम्प्ट में आ सकता, हो सकता है आपके अटेम्प्ट में आ जाए। आपने यहां पे ऑफर ग्रांट डेट ये थी और एक्सरसाइज पीरियड उसी साल है। सर ये कोई 2 साल 3 साल 4 साल नहीं चल रहा है, उसी साल है, तो आपका उसी साल एक्सरसाइज पीरियड। तो मुझे बताओ जब आप यहां पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते हो, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट जब आप यहां पे डेबिट करते हो बेटे, तो आपका क्या होगा यहां पे? तो यहां पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट जब आप यहां पे डेबिट करते, तो यहां पर तो अपने को पता है ना कि 520 नहीं ले रहे, कितना ले रहे? 410 ही ले रहे ना, जो उसी साल क्या है बेटा? एक्सरसाइज पीरियड उसी साल ही एक्सरसाइज पीरियड है। तो यहां पे उसी साल ही एक्सरसाइज पीरियड है बेटा। तो आपको तो पता है ना यहां पे कि 520 इंप्लॉइज नहीं कर रहे, कितने कर रहे? 410 इंप्लॉइज ने कवर, क्या पे बोला उसे कितने इंप्लॉइज ने करे? 410 इंप्लॉय ही कर रहे हैं, 520 ने। तो यहां पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस क्या मैं 520 इंप्लॉय मानू कि 410? अभी नहीं सर 520 मानो ओवर द, अरे भाई ओवर द पीरियड एक्सरसाइज उसी साल हो गए ना, तो एक्चुअल 410 नहीं करे, तो 410 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, गड़बड़ नहीं करना। सो मैं यहां पे एंट्री पास करता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, देखो बैंक, अच्छा ये कैसे है मैं बता भी, तो बैंक अकाउंट डेबिट मैं लिख दूं यहां पे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट 410 इंप्लॉइज थे, एक इंप्लॉय को अपन 250 शेयर दे रहे और कितने में दे रहे? उसकी मार्केट प्राइस की 150, मैं उसको 60 में दे रहा हूं, तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो 410 इंप्लॉइज 250 एक को 60 से मल्टीप्लाई, ये अकाउंट डेबिट, ये आ गया 61,50,000। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 410 इंप्लॉइज 250 एक को और डिस्काउंट कितने का? 90। तो पहले साल ही राइट ऑफ, अरे मैंने कहा पहले साल ही राइट ऑफ कर देंगे ना। बोले क्यों, ऐसा क्यों? अरे वेस्टिंग पीरियड उसी साल का है ना, उसी साल खत्म हो जा रहा है पहले साल ही, तो पूरा का पूरा 92,25,000, 92,25,000 सही कह रहा हूं? यस। अब आप नहीं सर वो स्टॉप आउटस्टैंडिंग लेके आओ कहीं से भी, हमको बहुत पसंद है वो। अरे स्टॉप आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर में नहीं जा रहे ना बेटे, पहले साल में ही सब हो जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे पहले साल ही खेल खत्म, अगले साल है ही नहीं। इसीलिए यहां पे आप पूरा भी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस इसलिए यहां पे लिखे, रोना मत स्टॉप आउटस्टैंडिंग नहीं लिखे सर ने। अरे ओवर द पीरियड जब रहता है फिर उसका आप यूटिलाइज करते तो पहला साल ही तो सीधा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ओके, एक ही साल में राइट ऑफ हो रहा है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 410 इंप्लॉइज
410 एम्प्लॉय 250 शेयर एक को 100 रुपए फेस वैल्यू, तो ये होगा 410 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 10,25,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 410 एम्प्लॉय 250 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा बेटे, ये आपका था 150, 10 रुपए फेस वैल्यू तो 140, तो 410 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 140, तो इट विल कम 1,43,50,000। ये एंट्री ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ये जो नया था मैंने आपको बताया। अब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस विल गो टू पीएनएल अकाउंट, सो पीएनएल अकाउंट डेबिट दिस 92,25,000 तो यहां पर भी आएगा 92,25,000 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ओके, सिंपल। ऐसे एग्जाम में आते हैं, वो जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है ना, आपको 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछ लेते, सॉल्व एनी 4 ऐसे पूछ लेता, 5 में तो बोलता 4 कर लो, तो ऐसे दे देता है क्वेश्चन उसमें से, ठीक है। तो अपने को पता रहना चाहिए। अरे ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन, बहुत इजी है ये, ओए लकी लिमिटेड है, बहुत इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग। जिसने से कंसेप्ट को समझा ना उसको बहुत आसान लगे, जिसने कंसेप्ट को नहीं समझा उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। एनीवेज, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत इजी है, ये आपके अटेम्प्ट में आएगा, ठीक है। सुनो मेरी बात। लकी लिमिटेड ग्रांट 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1,500 एम्प्लॉयज। अभी क्या हुआ था यहाँ पे कि यहाँ पे उन लोगों ने 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच, एक को 100 ऑफर कर दे। कितने एम्प्लॉयज थे बेटा, 1500 एम्प्लॉयज थे, ठीक है। अभी क्या हुआ यहाँ पे, आगे वो कहता है फिर ऑन 1st of April 2014 फॉर ₹40 डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो वो कितने रुपए में ऑफर कर रहा था, वो 40 रुपीज में ऑफर कर रहा था 1 अप्रैल 2014 को। मैं इसको बना लेता हूं, मैंने कही यहीं पे इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो 1 अप्रैल 2014 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 दिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा, ओके, ठीक है। 1 अप्रैल 2014। अब अपने पास यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज थे, यहाँ पे देख, आगे देखो, अपन 100 स्टॉक ऑप्शन, एक को 1500 ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन इट्स वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड विद इन ईयर मतलब जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा बेटा, तो 1 साल, विद इन ईयर मतलब 1 साल के अंदर उनका ऑप्शन को एक्सरसाइज कर, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज पीरियड यहाँ पे, ठीक है। एक्सरसाइज पीरियड ये रहेगा, विद इन ईयर करेंगे, 1 ईयर करेगा, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ₹70, तो 70 रुपए का वो कितने में दे रहे, 40, तो ये ग्रांट डेट है, ग्रांट डेट है। मार्केट प्राइस कितना है, 70, आपका एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 40, तो डिस्काउंट कितना हो गया बेटे, 30 रुपीज का। फिर वो कहता आगे, दीज ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1। अब ये क्या कहता है, अब यहां पर उसने कहा कि मैं इसको ऑप्शन को वेस्ट कर लूंगा 1 साल, वेस्टिंग पीरियड 1 ही साल का, अगर इफ द अर्निंग ऑफ द लकी लिमिट 15%। उसने कहा लकी की, यहां पे मैं लिख देता, लकी की अगर अर्निंग 15% रही, 15% अगर अर्निंग रही तो ये 15% अगर उसकी अर्निंग रही तो पहले साल ही उसका अपन कर लेंगे, पहले साल ही उसको 1 ही साल का वेस्टिंग पीरियड है, 15% रही। अब वो आगे कहता है, और इट विल बी वेस्ट एट द एंड ऑफ द 2 ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर इज 13%। दूसरी कंडीशन थी उसकी, तो पहली, एक सेकंड, चलो ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी उसकी कि उसका अगर 1 साल में, उसको नहीं तो एक सेकंड, कंडीशन आगे फुलफिल करेगा, उसके बाद में वहां पे लिखता हूं, मगर यहां पे उसने पहली कंडीशन उसने बच्चे ये लिखा कि अगर उसका 1 साल में 15% उसकी अगर अर्निंग रही तो वेस्टिंग पीरियड 1 साल का ही रहेगा, ओके। अगर उसने वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो दूसरा ऑप्शन दिया कि 2 साल का एवरेज 13% रहना चाहिए। 2 साल का एवरेज कितना रहना चाहिए, 13% 2 साल का एवरेज रहना चाहिए। तो पहले उसने कहा कि वेस्टिंग पीरियड 1 ही साल का अगर अर्निंग 15% रही। उसने बोला पे वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं है बेटा, उसने बोला वेस्टिंग पीरियड 2 साल का, अगर पहले साल अगर फुलफिल नहीं हुआ तो आप दूसरे साल में आ जाओगे। 2 साल का वेस्टिंग पीरियड, अगर आपकी एवरेज अर्निंग 2 साल की कितनी रही बेटा, 13%, ठीक है। फिर लास्टली इट विल बी वेस्ट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 3 इयर्स विल बी 10%। अब उसने कहा कि अगर दूसरे साल भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम 3 साल में क्या, उसने कहा अगर दूसरे साल में अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती बेटा
तो उसने क्या कहा यहां पे कि वो कहता है कि 3 साल का एवरेज लेंगे, अगर 10% आता है तो वेस्टिंग पीरियड 3 साल का। मतलब यहां पे वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं, मैंने क्या कहा आपसे, यहां पे वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं है। तो वेस्टिंग पीरियड फिक्स क्यों नहीं है यहां पे, उसने अलग सिचुएशन दिया। पहला उसने कहा कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल रहेगा अगर पहले साल की अर्निंग 15% हो गई। अगर वो नहीं हुई तो हम देखेंगे दूसरे साल अगर 2 साल का एवरेज 13% रहा तो वेस्टिंग पीरियड 2 साल। अगर वो भी नहीं हुआ तो तीसरे साल हम देखेंगे 3 साल का एवरेज अर्निंग आपकी 10% रहेगी तो वेस्टिंग पीरियड कितना होगा, 3 साल। ये भी कंडीशन डाल दी गई। तो अब अपने को वेस्टिंग पीरियड फिलहाल अभी मेरे को नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल है, 2 साल है कि 3 साल है। अपन आगे पढ़ते हैं। अब यहां पे देखो 8000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015, यहां पे बेटा 31 मार्च 2015 कितने ऑप्शन लैप्स थे बेटा, 8000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। तो टोटल ऑप्शन कितने थे इसको समझना है यहां पे 8000, ठीक है, 8000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, ठीक है। टोटल ऑप्शन कितने थे आपके पास, 1500 एम्प्लॉइज थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो 1500 एम्प्लॉइज, एक को आप 100 दे रहे हो तो 1,50,000 था, 1,50,000 था, है ना, 1,50,000। ओके यस 8,000, ठीक है। अब यहां पे अनवेस्टेड ऑप्शन कितने लैप्स हो गए, 8,000 उसमें से हो गए। अब आगे कहते हैं अपने से 6,000 unvested option lapsed on 31st March 2016. Here, 31st March 2016, 6,000 unvested option lapsed. मतलब वो चले गए छोड़ के तो 6,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो। अब आगे कहते फाइनली 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31st मार्च 2017। तो हियर कितने 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। ओके, अब आगे कहता है द अर्निंग ऑफ लकी लिमिटेड फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st मार्च 15, 16 एंड 17 आर 14%, 10% एंड 8%। अब समझो अच्छे, ये है असली खेल। अब देखो क्या हुआ बेटा, पहले साल की उसकी कंडीशन थी कि अगर वो 15%, है ना, क्या था आपका पहले साल अगर आपका 15% फर्स्ट होता है तो वेस्टिंग पीरियड 1 साल का। लेकिन क्या 15% पहले साल हो सका क्या, नहीं, 14%, तो वेस्टिंग पीरियड 1 साल नहीं है, 1 साल नहीं है, मेरे को ये पता चला, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर उसका 10% हुआ तो सेकेंड ईयर 10%, लेकिन कंडीशन क्या था, एवरेज आ रहा था। तो एवरेज अगर देखे 2 साल का तो 15 + 10 डिवाइडेड बाय 2, देखिए कितना आ रहा है बेटे, ये आ रहा था 12.5, मगर उसने कितना बोला था कि 13% होना चाहिए। यहां पे देखो, यहां पे कितना बोल रहा है, 2 साल का एवरेज 13% होना, तो मैंने 15 + 10 डिवाइड बाय 2 करा, 12.5 आ रहा, तो 13 नहीं होता। दूसरे साल भी वेस्टिंग पीरियड 2 साल का नहीं। तीसरे साल उसने बोला कि 3 साल का एवरेज लो, तो वो कितना आना चाहिए, 3 साल का एवरेज 30%। तो मैंने यहां पे देखा, नहीं सॉरी, 3 साल का एवरेज 10% बोला, ये 3 साल का एवरेज 10% बोला, तो यहां पे 15 + 10 और यहां पे तीसरे साल ये 8 आया इनका, तो ये 15 था, दूसरे साल 10 और तीसरे साल 8, एवरेज निकालो इसका, 15 + 10 + 8 डिवाइड बाय 3, तो ये आता 11। अब ये हो गया कंडीशन फुलफिल। कैसे फुलफिल हो गई, पहले साल बोलता 15% आना चाहिए, 14 ही आए थे, तो पहले साल नहीं हो पाई थी, तो वेस्टिंग पीरियड 1 साल नहीं था। दूसरे साल बोला था एवरेज उसका 13% होना, तो एवरेज यहां पे आपका दूसरे साल की बात करो, 15 और 10 कितना, 25, 25 डिवाइड बाय 2 करो, लेट्स कम 12.5, तो 12.5 उसने बोला था, 12.5 आया था, होना था 13 उसने बोला था, कंडीशन 13 बोला था, तो दूसरे साल की कंडीशन फुलफिल है, तो वेस्टिंग पीरियड 2 साल का नहीं। तीसरे साल देखे 3 साल का एवरेज 10 होना था, तो पहला था 10, दूसरे साल का 10 आया था, तीसरे साल का 8, तो मैंने ये एक्चुअल जो होता है एक्चुअल डिवाइड बाय 3 का, दैट्स कम 11, हाँ तो 10 है, तो इसका मतलब तीसरे साल कंडीशन फुल, वेस्टिंग पीरियड कितना, 3 साल का। तो इस तरीके से अपन ने तय करे। लेकिन अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी बचा है और वो मेरा फेवरेट है, अभी जो ट्विस्ट बचा है। अब सुनो, अब एग्जाम में करो तो गड़बड़ हो जाएगी, तो टेबल हमेशा बना लेना बेटे। अब क्या हुआ, ये टेबल अच्छे समझना, जो मेरा फेवरेट टेबल है। पहले साल कितने ऑप्शन आपने बोले कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1,42,000। क्यों समझू, आप बोले सर 1,50,000 थे, मैंने कहा कैसे, ग्रांट डेट पे
आपके कितने, आपने एक एम्प्लॉय को बोले थे कि 100 देंगे और 1500 एम्प्लॉय थे। सो यहां पे ग्रांट डेट की बात करो, एक एम्प्लॉय को 100 और वो 1500 थे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1500 वाई थे 1,50,000 शेयर आए थे। तो यहां 1,42,000 क्यों लिया? क्योंकि 31 मार्च 2015 को 8 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए, तो 1,50,000 में से अगर 8 चले गए तो अपने को तो पता ना 142 है, और 142 में से फिर यहां पे 6 चले गए थे, तो यहां पर हो गया 1,36,136 में से फिर 4 चले गए थे, तो यहां पे अपने को एंड में पता था कितने, यहां पे 132, तो 142, 136 एंड 132, तो देखो यहां पे 142, 136 एंड 132, तो जो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स माइनस करेंगे ना बेटा, अपने को साल के आखिरी के दिन पता चल गया अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स पे, तो उस पर थोड़ी ना फिर अपन करेंगे कैलकुलेट, क्योंकि तो चले गए ना, उस पर क्यों फिर प्रोविजन बनाएंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस बनाएंगे, विल ट्रांसफर टू पीएनएल, क्योंकि वो तो खरीदने ही नहीं वाले, तो छोड़ के चले गए। ओके, अभी ट्विस्ट ये नहीं, अभी आने वाला। ऑप्शन डिस्काउंट कितने का था अपना? ऑप्शन डिस्काउंट इज, यहां ऑप्शन डिस्काउंट कितने का था आपका? 70 माइनस 40, ऑप्शन डिस्काउंट इज 30, तो यहां पे 30 का ऑप्शन डिस्काउंट, तो 1,42,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये कितना आया बेटा? ये आया आपका 42,000। ठीक है, एक सेकेंड, ये आया आपका 42,000, 42,60,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर यहां पे कितना था? 1,36,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिस्काउंट, तो ये आपका 4,80,000, और यहाँ पे 132 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट्स कम 39,60,000। इस तरीके से ये 3 साल आपका ये अलग अलग यहां पर आया। ओके, अब क्या है यहाँ पे, पहले से एक एक साल ही अपन करते। अब आपने बोला ठीक है सर 42,60,000 आया, इसको आप बहुत से बच्चे जो गड़बड़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। बहुत से बोलेंगे सर 42,60,000, अभी अपने को पता चला ना कि 3 साल वेस्टिंग पीरियड, अभी ट्विस्ट आने वाला, पेशेंस रखना। 42,60,000 आप बोलेंगे कि आपका वेस्टिंग, सॉरी 42,60,000 टोटल राइट ऑफ करना है, लेकिन आप बोलेंगे 3 साल में राइट ऑफ करना है, अभी तो ये 3 साल वेस्टिंग पीरियड देंगे ना, कंडीशन फुलफिल, तो बच्चे बोलेंगे 3 साल में, तो पहले साल के आखिर पे कितना होना चाहिए, ये मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करने वाले। लेकिन ये जो 3 साल है वो गलत है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, डिवाइडेड बाय 3 क्यों नहीं? अभी तो आपने कैलकुलेट करे ना, वेस्टिंग पीरियड 3 साल वाली कंडीशन फुलफिल हुई, तो आपने डिवाइड बाय 3 क्यों नहीं करे? आपने कट कर दिया उसको, 42 लाख से डिवाइड बाय 3 होना चाहिए ना। मैंने कहा नहीं, डिवाइड बाय 3 नहीं, डिवाइड बाय 2 होना चाहिए। अब बोले सर ये क्या बात हुई, डिवाइड बाय 3 नहीं डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, आप कहने लगे, मैं कहने लगा, मैंने कहा हाँ, ये डिवाइडेड बाय 3 नहीं, ये डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। आप बोले सर ऐसा क्यों? समझो लॉजिक इसके पीछे। मैं खड़ा हूं आज पहले साल के आखिरी में, 1,50,000 शेयर्स थे, 8,000 चले गए, 1,42,000 था, 30 रुपीज का डिस्काउंट था, तो टोटल मल्टीप्लाई किया 1,42,000 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट्स कम 42,60,000। मैं हूं आज, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा आपको ही सोचना है, मैं हूं आज पहले साल के आखिरी में। मैंने क्या कहा? मैं हूं आज पहले साल के आखिरी में, तो मैं हूं पहले साल के आखिरी में। अच्छा हाँ, पहले साल के आखिरी में, तो दिक्कत क्या है? बता दो क्या दिक्कत है? मगर आज पहले साल के एंड में मुझे नहीं पता कि वेस्टिंग पीरियड कंडीशन पहले साल फुलफिल नहीं हुई, पता है 15% बोले थे, नहीं हो पाई भाई, ठीक है, नहीं हो पाई हमसे, तो 15 जो भी जितना भी बोला पहले साल की कंडीशन हो फुल, 15% बोलो, 14% कुछ हुआ था, एनीवेज जो भी था, तो 14% ही कर पाए, हम कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो पहले साल की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मुझे पता है, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी फर्स्ट ईयर के एंड में हूं मैं आज, तो फर्स्ट ईयर एंड ये 31 मार्च 2015 है सब, और मैं सोच रहा हूं फर्स्ट ईयर एंड हुआ, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, लेकिन आज मुझे नहीं पता कि कंडीशन 2 साल वाली फुलफिल होंगी कि 3 साल, पहली नहीं हुई मुझे पता है आज, लेकिन 2 साल वाली होंगी कि 3 साल वाली, क्योंकि अगले साल का मुझे नहीं पता ना कि क्या होगा, अगले साल हो सकता है कि 2 साल वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, आप बोलोगे नहीं सर 2 साल वाली नहीं हुई, अरे तो क्वेश्चन रीड करे और वो आपको तीसरे साल पता चला, दूसरे साल के एंड में पता चला कि 2 साल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, अभी अपन दूसरे साल के एंड में नहीं है, अपन पहले साल के एंड में, तो अपने को नहीं पता कि दूसरे साल वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी कि तीसरे साल वाली होंगी, अपने को नहीं पता, अपन तो फर्स्ट ईयर के एंड में है आज। हाँ, तो 3 साल के हिसाब से बनाओ, 3 साल में इसको राइट ऑफ करोगे 2 साल में, अब हाँ सर ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अपने को नहीं पता कि कंडीशन फुलफिल 2 साल वाली फुलफिल होंगे आगे कि 3 साल वाली, क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर के एंड में हूं, मैं सोचने लगा 2 साल वाली बनाओ,
कि 3 साल वाली बनाओ? आप भी सोचो और आप भी सोचो और क्रॉस चेक करो कि सही क्या। मैंने कहा चलो 3 साल वाली बना लेता हूं, सोच रहा हूं, मैंने कहा लॉजिकली सही लगता है। मैंने कहा 3 साल वाली बना लो, नहीं 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 सर सही नहीं लग रहा। आपने कहा क्यों? मैंने कहा इसीलिए मेरे को सही नहीं लग रहा 3 साल में, क्योंकि अगर दूसरे साल कंडीशन फुलफिल हो गई तो तीसरा साल तो आएगा ही नहीं फिर वेस्टिंग पीरियड। हाँ ये बात तो सही है, ये बात सही है। तो फिर मैंने कहा 2 साल में ही बना लेते। तो आपने कहा नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है, आप 2 साल मान के चलो और दूसरे साल पता चला कि नहीं दूसरे साल भी कंडीशन फुलफिल नहीं, फिर 3 साल में राइट ऑफ करना पड़ा, वो चल जाएगा। मैंने कहा 3 का 2 करूंगा, चल 3 साल की चीज, जो चीज मुझे राइट ऑफ 3 में करना अगर पड़ गया और अगर उसको मैं 2 के हिसाब से अभी कैलकुलेट करता हूं, वो चल जाएगा कंजर्वेटिज्म अप्रोच, है ना। अब मगर आप 2 साल की चीज को बोलेंगे 3 में राइट ऑफ करो, कंजर्वेटिज्म अप्रोच का वायलेशन होगा। तो मुझे अभी नहीं पता पहले साल के एंड में कि ये वेस्टिंग पीरियड 2 साल होगा 3 साल होगा। सेफर साइड कंजर्वेटिज्म मैं 2 साल ही मानता हूं, इसीलिए 2 है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में डिवाइड बाय 2 है और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों डिवाइड बाय 2, इसका लॉजिक ये है। सो 42,60,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट्स कम 21,30,000। पहला ही साल है, 21,30,000 है, पहला ही साल है बेटा यहाँ पे। तो यहां पर क्या होगा, यहाँ पे पहले तो आपने कुछ राइट ऑफ करे नहीं इसलिए यहाँ पे 0 है। तो स्टेप 4 माइनस स्टेप 5, तो 21,30,000 माइनस 0 इट विल कम 21,30,000। अब आते हैं अपन ईयर 2 में, तो वही 1,36,000 तो आपको पता है कैसे है, 30 से मल्टीप्लाई 40,80,000। अब सेकेंड ईयर पता चलेगा कंडीशन फुलफिल नहीं, अब अपने को सेकेंड ईयर पता चलेगा 3 साल में राइट ऑफ करना है। इसीलिए यहां पे ये 40,80,000 को अगर 3 साल में राइट ऑफ करना है तो 2 साल में कितना, 2 साल के एंड तक कितना हो जाना चाहिए, अक्यूमुलेटेड कहते हैं इसको, अक्यूमुलेटेड कंपनी। तो यहां पे डिवाइडेड बाय सर आपने 3 करे, यहां पे 2 करे, यहां पे 3 करे, ऐसा क्यों? तो इसीलिए बच्चे पहले साल अपने को पता नहीं था कि 2 होगा कि 3 होगा, तो सेफर साइड 2 लिए कंजर्वेटिज्म अप्रोच। दूसरे साल पता चल गया, दूसरे साल भी नहीं हुआ, तो इसलिए उसको डिवाइड 3 साल में कर दो, 3 से करे। तो इसलिए यहाँ पे 40,80,000 अगर 3 साल में, तो 2 साल के एंड तक कितना 27,20,000 हुआ है। पहले साल आप 21,30,000 राइट ऑफ कर चुके। स्टेप 3 माइनस 4 27,20,000 माइनस 21,30,000 इट 5,90,000 आया। तीसरे साल में फिर तो ठीक है, वो तो फिर आपका ये 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय 30 दिस कम 39,60,000। तो 3 साल के एंड तक ये पूरा राइट ऑफ हो जाना चाहिए। आपने ऑलरेडी कितना राइट ऑफ कर चुके हो, ऑलरेडी आपने 21,30,000 5,90,000, तो 27,20,000 अब ऑलरेडी आप राइट ऑफ कर चुके हो। तो स्टेप 4 माइनस 5 इट विल कम 12,40,000 आपको थर्ड ईयर में राइट ऑफ करना है। सिंपल, ये टेबल बन गया। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई भी अटेम्प्ट में आ जाएगा। यहां पे ये नई चीज थी डिवाइड बाय 2 वाली, अब उसमें कुछ नहीं है। अब एंट्रीज पास करना है अपने को, वो अब आप कर लेना, वो होमवर्क है अब आपका। अच्छा उसमें पूरे साल की बोला भी नहीं उसने, एंट्री क्या, यू आर रिक्वायर्ड to give the necessary journal entries for the above and also prepare the statement showing the compensation expense to the at the end of each year. Okay, हाँ लिखा तो है। पहले साल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ESOP आउटस्टैंडिंग दिस 21,30,000 उसको पीएल में ट्रांसफर किया, पीएल अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन। सेकंड ईयर कितना है यहाँ पे 5,90,000, सो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ESOP आउटस्टैंडिंग। फिर पीएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, फिर 12,40,000 तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ESOP आउटस्टैंडिंग, देन विल ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। ओके, अब थर्ड ईयर में क्या होगा कि सबने करे क्या, अब यहाँ पे तो 1,32,000 एक्सपेक्ट करे थे, अब उसने कुछ आगे क्वेश्चन में कहा है 1,250 एम्प्लॉइज ने ही करे, 1,250 टोटल 1,500। देखो यहाँ पे तो अच्छा मैंने लिखा यहाँ पे 1,250 एम्प्लॉइज, एक को 140 रुपए में अपन दे रहे ना, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट कितना मैं अपने इसमें लिखता हूँ 1,250 100 एक को 100 और डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट जो था आपका, मैं लिखा हूँ मैंने कहीं डिस्काउंट नहीं लिखा, डिस्काउंट 30 था। एनीवेज यहाँ पे यहाँ ये देखो 70 माइनस 40 30 का डिस्काउंट, तो 30 का डिस्काउंट, तो इट विल कम 1,250 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 37,50,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,250 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू स्टैंड, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप अपने नोट्स में लिख लो। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,250 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट विल कम टोटल कितने 70 माइनस 10 60 रुपीज, so 1,250 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट्स कम 75 lakhs। ये कैसे है समझा ना, 60 मार्केट प्राइस 70 थी, फेस वैल्यू 10 थी, तो डिफरेंस है 60।
ओके डन। तो क्वेश्चन बी इंटरेस्टिंग था। अब अपन आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ये क्वेश्चन 6 आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई, इजी अब आप लोग ने करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा कह देता हूँ, सिंपल है। देखो, ऑन 1st of April 2012 a company offered 100 shares to each of its 400 employees। तो कितने एम्प्लॉइज थे? 400 एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉय को कितने दे रहे थे अपन? 100 शेयर्स। तो कितने हो गए वो? टोटल कितना दे रहे थे अपन? 400। कितने ने लिए? अच्छा 50 एम्प्लॉइज ने लिए, ठीक है चलो कोई नहीं। तो आगे एक को अपन कितने रुपए में दे रहे? 100 रुपए में, ठीक है। सॉरी 100 शेयर दे रहे एक को, 400 एम्प्लॉइज है। 25 रुपीज का, ये इंटरेस्टिंग है। 25 रुपीज 25। तो एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 25 रुपीज। एक्सरसाइज प्राइस कितना है आपका? 25। द एम्प्लॉय आर गिवन ए मंथ टू एक्सेप्ट द शेयर। एक महीने के अंदर उनको बोल के ले लो। द शेयर इशूड अंडर द प्लान शेयर बी सब्जेक्ट टू लॉक इन to transfer for the 3 years from the grant date, that is 30 September 2012. The market price of the share of the company, the grant date ₹30। अब इसका मार्केट प्राइस था ना बेटा 30, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे मार्केट प्राइस 30 है, एक्सरसाइज प्राइस 25 है, तो डिस्काउंट हो गया 5, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? इमीडिएटली उनको हम दे रहे, लेकिन हम उनको इमीडिएटली उनको लॉक इन लगाए कि आप अगले 3 साल तक वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यहां पे लिखा है। तो अब कहते हैं कि ड्यू टू द पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर, अब उनको दिए बाद उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते वो लोग, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, लॉक इन है 3 साल का। उस वजह से उसकी मार्केट वैल्यू, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड अंडर द प्लान इज एस्टिमेट 28। तो इसकी फेयर वैल्यू ये 30 से घट के 28 रुपए हो गए। 28, 30 से लेस हो कितने हो गए? वो कम होकर 28 हो गए बेटा। अब आपको उसने बोला 30 अप्रैल 2012 50% ऑफ एम्प्लॉय एक्सेप्टेड द ऑफर, मतलब 400 में से 50% एम्प्लॉइज ने एक्सेप्ट कर, तो 200 एम्प्लॉइज ने ही करे, एंड पेड ₹25। तो 25 रुपीज जो एक्सरसाइज प्राइस ने पे करे। 200 है और 100 200 एम्प्लॉय 100 एक को, तो 200 एम्प्लॉय 100 शेयर एक को, तो 20,000 शेयर अपन ने बेचे। अब दिक्कत ये आ रही कि डिस्काउंट में कितना बोलूं? 30 - 25 करूं कि 5 का डिस्काउंट बोलूं कि 28 - 25 करके 3 का डिस्काउंट? बस वही है, वही चैलेंज है। सो करेक्ट इज आप इसको डिस्काउंट बोलेंगे 3 रुपए का। बोलेंगे क्यों? क्योंकि वो भला ही मार्केट में 30 रुपए का होगा, लेकिन आपने इस शेयर पे रिस्ट्रिक्शन डाले, लॉक इन और ट्रांसफर नहीं कर सकते 3 साल तक। तो जब 3 साल तक उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस पर आपने रिस्ट्रिक्शन डाल दी। तो जब रिस्ट्रिक्शन उस पर आ गई 3, तो रिस्ट्रिक्शन आने की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू 30 से गिर के 28 पे आ गई। तो इसलिए 28 की चीज 25 में उनको मिल रही है, 3 रुपए का डिस्काउंट है। तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, उसी साल एक्सरसाइज हो रहा है, तो इसलिए स्टॉप आउटस्टैंडिंग पूरा का पूरा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्स में एक ही साल में राइट ऑफ होगा। तो 20,000 कैसे समझे ना? 400 एम्प्लॉइज थे, 50% नहीं लिए, तो 200 एम्प्लॉइज एक को 100 दे रहे, तो अपन 20,000 शेयर आए। 20,000 शेयर 25 रुपए में दिए, तो इट्स कम 5 लाख। फिर 20,000 शेयर डिस्काउंट 3 रुपए, 60,000 रुपए डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू। ये 18 कैसे आया बेटा? 28,000 रुपए मार्केट वैल्यू, 10 रुपए फेस वैल्यू, तो 28 - 18, ये 18 आ गई उसकी सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 मल्टीप्लाई बाय 18, दैट्स कम 3,60,000। ओके, अब एक लास्ट आपका एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के पहले ग्रेडेड ऑप्शन करके कंसेप्ट है, तो मैं आपको भी साथ में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, ध्यान से देखो क्या कह रहा है आपसे। ये कहता है आपसे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर व्हेन हार्मोनी लिमिटेड ग्रांट 600 ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज। तो कितने एम्प्लॉइज थे? 1000 एम्प्लॉइज। एक को कितना दे रहे? 600, ठीक है। तो 1000 एम्प्लॉइज एक को कितना दे रहे? 600। 1000 एम्प्लॉइज एक को कितना दे रहे? 600। द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ ऑफ द ऑप्शन ग्रांटेड 6 ईयर। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स, एक्सरसाइज पीरियड 3 इयर्स। ओके, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 इयर्स, एक्सरसाइज प्राइस 100, मार्केट प्राइस 100। आप बोलेंगे सर एक्सरसाइज प्राइस भी 100, मार्केट प्राइस भी 100, अपन आगे देखते रखो। फिर यहां पे जो इंपॉर्टेंट उसको, तो ये ठीक है। एक्सपेक्टेड फोरफीचर पर ईयर 3%। हर साल जो भी, जैसे यहां पे देखो 1000 थे ना, 1000 एम्प्लॉइज है, 600 एक को दे रहे, तो हर साल 97%, मतलब 3% फोरफीट हो जा रहा है। 3% फोरफीट हो रहा है, तो फोरफीट का मतलब फोरफीचर और शेयर वो मत समझना कि शेयर वापस ले। फोरफीट का मतलब उतने लोग एक्सपेक्ट करेंगे नहीं लेंगे। अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स है, हर साल 3%, वो कह रहे हैं। तो हर साल 97% अपने को, पिछले साल जो भी है उसका 97% अपने को लेना रहेगा, ठीक है। तो आप आगे कहते हैं द ऑप्शन ग्रांटेड वेस्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेडेड शेड्यूल। व्हाट इज द ग्रेडेड शेड्यूल? मैं आपको भी बताऊंगा।
25% at the end of the year 1, 25% at the end of the year 2 and remaining 50% at the end of the year 3. अब एक मिनट पहले पढ़ लो. You are required to calculate total compensation expenses for the option expected to vest and cost and accumulative cost to be recognized at the end of all 3 years, assuming that expected forfeiture rate does not change during the vesting period and when the intrinsic value option at the grant date is ₹7 per option. अब ध्यान से ₹7 per option. ओके, ध्यान से आप मेरी बात सुनिए. अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि उसने ना ऑप्शन डिस्काउंट का अमाउंट उसने आपको यहाँ पे दे दिया. ऑप्शन डिस्काउंट का अमाउंट उसने दे दिया. तो डोंट गेट कंफ्यूज सर, ये एक्सरसाइज प्राइस भी 100, मार्केट प्राइस भी 100, तो फिर डिस्काउंट उसने दे दिया, उसको इग्नोर करना. ₹7 है डिस्काउंट. अब इसको समझना ये ग्रेडेड ऑप्शन होता क्या बेटा. अभी क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर है. तो वो कहता है 3 में कैटेगरी समझाने के लिए बना देता एबीसी करके. ठीक है, वो कहता है कि पहले साल 25% जो है उसकी जो लाइफ है, 25% जो भी ऑप्शन आपने दिए हो उसकी जो उसका वेस्टिंग पीरियड जो है उसका वेस्टिंग पीरियड जो रहेगा 1 साल रहेगा. वेस्टिंग पीरियड कितना रहेगा उसका? 1 साल. उसने कहा 25% ऑप्शन जो है उसका वेस्टिंग पीरियड 2 साल रहेगा. अच्छा, और उसने कहा कि रिमेनिंग 50% का वेस्टिंग पीरियड कितना रहेगा? 3 साल. मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि जो वेस्टिंग पीरियड अलग अलग है. 25% का 1 साल है, फिर रिमेनिंग 25% का 2 साल है, और फिर 50% का वेस्टिंग पीरियड 3 साल है. तो सबके वेस्टिंग पीरियड अलग अलग है बेटा. तो यहां पे जो 21 सेकेंड, यहां पे वेस्टिंग पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये जो पहला वाला ए कैटेगरी वाला है, मैं यहां पे लिख देता हूं समझने के लिए. इसका वेस्टिंग पीरियड कितना है? 1 ईयर है. इसका वेस्टिंग कितना पीरियड है? 2 ईयर्स है बेटा. इसका वेस्टिंग पीरियड सी वाले का कितना? 3 ईयर. तो मैं कहता हूं कि ए वाले का 1 साल, बी वाले का 2 साल और सी वाले का 3 साल. लेकिन मैं ए वाले की बात करूं तो उसको तो मेरे को 1 ही साल में राइट ऑफ करना है, और जो बी वाला उसकी वेस्टिंग पीरियड 2 साल है तो उसको 2 साल में राइट ऑफ करना है, और जो सी वाला उसका वेस्टिंग पीरियड 3 साल है तो उसको मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना है. यस सर, यू एग्री? यस. तो आप ये देखो कैटेगरी वाइज अपन पहले देखते हैं. अभी राइट ऑफ कैसे करेंगे उसको बाद में बात करते हैं. कैटेगरी वाइज अगर मैं बोलूं तो मेरे को कैसा करना पड़ेगा. कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं, यहां पे सॉरी ये 1 ही साल है, तो कैटेगरी वाइज अगर मैं यहां पर बोलूं तो पहले तो कैटेगरी वाइज वाला कैलकुलेट करते कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कितना आता है. तो यहां पे 600 ऑप्शन थे, 100 इंप्लॉयज थे. 100 इंप्लॉयज से एक को कितने थे? 600, और 25% ए कैटेगरी में. ए कैटेगरी में कितना? अभी कैटेगरी वाइज बोल रहा, ईयर वाइज नहीं बोल रहा हूं मैं. अब यहां पे ए कैटेगरी में 1 साल में राइट ऑफ करना है, ठीक है, लेकिन कैटेगरी वाइज अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं. तो ए कैटेगरी की वेस्टिंग पीरियड 1 साल, बी कैटेगरी वेस्टिंग पीरियड 2 साल, सी कैटेगरी वेस्टिंग पीरियड 3 साल. तो अभी कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूं. तो 600 ऑप्शन दे रहे एक इंप्लॉय को, 100 इंप्लॉय थे, और 25% क्योंकि इसका वेस्टिंग पीरियड ए कैटेगरी वाले का 25% है, और 3% फोरफिट मतलब अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट 3% होगा. तो मल्टीप्लाई बाय 0.97 के औसत. ठीक है, तो ये आता है 1,45,500. ₹7 डिस्काउंट है क्वेश्चन में दिया. तो ए कैटेगरी का कंपनसेशन एक्सपेंस आ रहा है 10,18,500. कैटेगरी बी में ये 600 है बेटा, ये 100 इंप्लॉइज. इसमें कैटेगरी बी में कितना आ रहा है बच्चे? 25%. और कैटेगरी सी में 50% है. तो ये 25% है, लेकिन इसकी वेस्टिंग पीरियड कितना है? 2 साल. इसीलिए 0.95 मतलब 3% हर साल का. तो 2 साल का, इसलिए 0.97 मल्टीप्लाई बाय 0.97 2 बार किया क्योंकि 2 साल था. दोनों साल 3% गए. ठीक है, तो इससे यहां पे ये आपका आ रहा है 1,41,135 ऑप्शन. ₹7 का डिस्काउंट एक पे. तो जो कैटेगरी बी वाले को कंपनसेशन एक्सपेंस 9,87,945 आया. फिर उसके बाद यहां पे 600 ऑप्शन, 100 इंप्लॉइज. तो ये इट शुड नॉट बी 25%, इट शुड, आप करेक्ट कर लेना वहां पे बेटा, ये 50% होगा. ये 50% करेक्ट कर लेना आपके नोट्स में. 50% 0.97 आप बोलेंगे सर क्यों इसमें 3 बार किया? क्योंकि 3 साल का इसका वेस्टिंग पीरियड है, हर साल 3% कम हो रहे हैं. इट्स कम 2,73,802. ₹7 का डिस्काउंट, इट्स कम 19,16,640. तो कैटेगरी सी का. अभी कैटेगरी वाइज आपने कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करें. मैं बार बार कह रहा, ईयर वाइज नहीं हुआ, कैटेगरी वाइज हुआ. एक कैटेगरी का 1 साल था, एक कैटेगरी का 2 साल, एक कैटेगरी का 3 साल वेस्टिंग पीरियड था. ये कैटेगरी वाइज हुआ. तो ये जो कैटेगरी ए वाला था उसको कितने साल था? 1 साल.
तो यहां पे कैटेगरी ए वाले को बेटा ईयर 1 में ही पूरा राइट ऑफ कर देंगे। ये 10,18,500 का वेस्टिंग पीरियड 1 साल था, तो उसको 1 साल में ही राइट ऑफ करेंगे। अब जो आपका इसको आपने 1 साल, इसका 1 साल लाइफ थी इसकी, तो इसको 1 साल में ही राइट ऑफ करें। लेकिन जो कैटेगरी बी है इसकी 2 साल वेस्टिंग पीरियड है, तो उसको आप यहां पे 2 साल में राइट ऑफ करें, डिवाइड बाय 2 करें। कैटेगरी जो आपकी सी है इसकी लाइफ कितनी, 3 साल वेस्टिंग पीरियड, तो इसको 3 साल में राइट ऑफ करेंगे। और फिर ईयर वाइज आप टोटल करेंगे, इस तरीके से अपने को उसको राइट ऑफ करना रहेगा। इसको कहते हैं ग्रेडेड ऑप्शन। ग्रेड ऑप्शन का मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहां पे वेस्टिंग पीरियड अलग अलग है, तो आपने पहले ग्रेड वाइज देखे कंपनसेशन एक्सपेंस कितना है, और फिर जो ग्रेड की जितनी लाइफ थी, एक की 1 साल, तो उसको 1 साल में, किसी की 2 साल, किसी की 3 साल, उतने साल में आपने डिवाइड कर, जिसकी 1 साल थी 1 साल में, जिसकी 2 साल थी उसको 2 साल, 3 साल की 3 साल, और फिर आपने ईयर वाइज टोटल कर, ईयर वाइज आपका इतना उसको राइट ऑफ करा, उससे क्यूमुलेटिव भी पूछा, तो पहले साल के एंड में इतना, पहले साल के एंड में इतना आपने राइट ऑफ करे, तो 2 साल का मिला के फिर आपके पहले साल में इतना, तो 2 साल का मिला के इतना, और फिर वो 3 साल का मिला के, क्यूमुलेटिव भी पूछ रहा है कि पास्ट का भी मिला के कितना हो रहा है। तो आपने ये ईयर वाइज टोटल करे, ये ईयर पहले साल का था, तो पहले साल के एंड तक इतना राइट ऑफ, फिर दूसरे साल इतना का, तो ये कैसा है आपको पता है, 21,51,343 प्लस 11,32,844। ओके, ये फिर ऐसा है, फिर आपका तीसरा साल था, फिर तीनों साल को मिला के कितना राइट ऑफ हुआ वो आपने। ओके, तो इंटरेस्टिंग ग्रेडेड ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने ग्रेड वाइज कैलकुलेट करना, और उसके बाद फिर ईयर जितने वेस्टिंग है उसमें उसको राइट ऑफ करेंगे। तो यहां पे हमारा पहला चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये जरूर अपने जो फ्रेंड्स आपके सीए इंटर के जो नवंबर 23 के एग्जामिनेशन में अपीयर हो, उनसे आप प्लीज शेयर करना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके टेलीग्राम के चैनल्स पे, जहां जहां पे आप जो फ्रेंड्स हैं, आप जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप वहां पे बिल्कुल शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट लगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप कमेंट करके अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताइएगा, इसको लाइक जरूर करिएगा। सो और आज के नोट्स आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, और सब्सक्राइब करना इसको नहीं भूलना। नवंबर 23 विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीए इंटर, एंड देन अपना सीए फाइनल में आपका एंटर होना, तो पूरी जान लगा देंगे। और ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।